सबसे पहले वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द वेसल। पेन नीचे रख देना, अब यहाँ पे देख लेते हैं। व्हेनेवर देयर इज सर्टेन प्रेशर एक्टिंग ऑन अ वेसल, तो मुझे बताना उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा। प्रेशर का पेन नीचे रख देना, आराम से देख लेते हैं। प्रेशर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। इफ आई कंसीडर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रेशर, ठीक है, प्रेशर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है मुझे वो बता दो। रो जी एच होता है, करेक्ट है। सो प्रेशर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है रो जी एच। मुझे बताना रो जी एच, तो यहाँ पे ये प्रेशर डेप्थ के हिसाब से इंक्रीज होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा, या फिर प्रेशर सेम रहने वाला है, डिक्रीज इंक्रीज हो सकता है, करेक्ट है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, विद डेप्थ द प्रेशर विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो मुझे बता हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा या अलग अलग रहने वाला है? अलग अलग रहेगा। सो इफ द प्रेशर इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, सो अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग। इफ आई कंसिडर अ वेसल, ठीक है, जैसे कि ये वेसल हो गया, अभी देखना ध्यान से। इफ आई कंसिडर दिस वेसल, ठीक है, वेसल में यहाँ पे लेट अस से द वेसल इज फिल्ड। थोड़ा सा मैं 3D डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट मी ड्रॉ द इनिशियल लेंथ ऑफ द और द लेंथ ऑफ द वेसल, लेट इट बी इक्वल टू L। लेट द ब्रेथ ऑफ द वेसल, लेट इट बी इक्वल टू B। लेट द हाइट ऑफ द वेसल, लेट इट बी इक्वल टू H। ठीक है, ये टॉप तक ब्रिम तक भरा है, ऐसे अज्यूम करके चलते हैं। यहाँ पे ये पानी से भरा है, ऐसे कुछ तो भरा है पानी से। मुझे बताना यहाँ पे अगर ये पानी से हर एक पॉइंट पे भरा है, तो मुझे बताओ साइड से अगर आप देखोगे कुछ ऐसे दिखाई देगा, करेक्ट है ये। मुझे बताओ कि प्रेशर एट एवरी पॉइंट डस इट रिमेन्स इन और डस इट चेंज? चेंज, करेक्ट है। तो अभी मैं क्या कर लूंगा, ठीक है, मुझे बताओ कि फोर्स का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द प्रेशर एट एनी पॉइंट, तो प्रेशर का सपोज कि मैं एक रैंडम पॉइंट अज्यूम करता हूँ इसमें, मान लेते हैं ये मैं एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, जिसका डेप्थ है टॉप से y, ठीक है, जिसका टॉप से डेप्थ है y। ये वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना रहेगा फटाफट बता दो। ये वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना रहेगा? रो जी वाई, करेक्ट है। अब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, मुझे बताओ यहाँ पे लेट मी अज्यूम अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये कितना डिस्टेंस ले लूंगा मैं? डी वाई, एक्सलेंट। मुझे बताओ इसका एरिया कितना हो गया ये स्ट्रिप का? क्या शेप क्या दिखाई दे रहा है वैसे? रेक्टेंगल। तो क्या रहेगा यहाँ पे? बी डी वाई, पक्का। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज फोर्स विल बी इक्वल टू रो जी वाई बी डी वाई, पक्का। ये लॉजिक क्लियर है? कैन आई राइट दिस एज द स्मॉल फोर्स, ठीक है। आई वांट टू कैलकुलेट द एंटायर फोर्स ऑन द साइड वॉल, ठीक है, एकदम इजी सा पार्ट है, अभी देखना ध्यान से। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज टोटल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ, कैन आई राइट दिस एज डी एफ विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो जी वाई इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे? डी वाई। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? इंटू बी, ठीक है, बी जी, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई। वाई कहाँ से कहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा? 0 से लेके एच, रो बी जी इंटू कैन आई राइट दिस एज वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम 0 टू एच। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज एफ विल बी इक्वल टू हाफ रो बी एच स्क्वायर इंटू जी, पक्का। अब अगर आप देखोगे ये, अगर मैंने सबसे सिंपलेस्ट शेप लिया है, दैट इज आई हैव कंसिडर्ड अ क्यूबिकल, या फिर आई कैन से क्यूबॉइडल, यहाँ पे मैंने शेप लिया है। बट व्हाट इफ आई डोंट हैव क्यूबॉइडल शेप? तो इसको कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट भी है, ठीक है। वो शॉर्टकट समझते हैं कैसे हम लोग टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, एकदम ईजी सा है। ये एक मेथड है तो कि आप इंटीग्रेशन कर लेना, एक दूसरा मेथड भी है, ठीक है। अभी समझो ये चीज को। अब यहाँ पे इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज प्रेशर, व्हाट इज द एवरेज प्रेशर? कैन आई से टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। अभी देखते हैं ध्यान से। कैन आई राइट एवरेज प्रेशर विल बी इक्वल टू टोटल फोर्स। मुझे बताओ टोटल फोर्स अगर मैं देखूँ यहाँ पे, टोटल फोर्स मेरे पास आंसर क्या आया है? हाफ रो जी बी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ये एरिया कितना है साइड वॉल का? कितना आ जाएगा? बी वाई या बी एच, राइट। सो इट विल बी इक्वल टू बी एच। क्या आ गया यहाँ पे फॉर्मूला? हाफ रो जी, पक्का। इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। कैन आई राइट द सेम पार्ट एज टोटल फोर्स इज इक्वल टू एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। ये सबसे आपका शॉर्टकट तरीका आ जाएगा। अब इससे मीनिंग देखते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे। सपोज कि ये हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, ये वाला भी शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, ठीक है, एकदम ईजी है। यहाँ पे देखो, एंड दिस इज एप्लीकेबल एट सेंट्रॉइड, टेक्निकली COM नहीं, COM ही होता है वैसे तो, बट हम लोग COM बोलते नहीं है, क्यों? हम लोग आगे देखेंगे। ये चीज एकदम ईजी है, ठीक है, एक स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा। लेट अस चेक। मुझे बताओ ये पूरा डेप्थ कितने का है? H। सेंटर ऑफ मास कितने पे आएगा? वैसे सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंट्रॉइड ही पकड़ के चलो, कितने पे रहेगा? H/2। तो एवरेज प्रेशर का वैल्यू कितना आया? रो जी क्या आ जाएगा? H/2।
ये फेस का एरिया कितना है, b इंटू एच, हो गया, यही आंसर आपका, देख लो, हाफ रो जी बी एच स्क्वायर, यही है। इन शॉर्ट एवरेज प्रेशर निकाला, एवरेज प्रेशर मतलब प्रेशर है सेंट्रोइड। अब फिलहाल के लिए शेप क्यूबिकल है या फिर यहाँ पे आपको एक स्क्वायर शेप आया, इसे तो ये फाइंड करना इजी है, ठीक है। तो अगर आप ट्रायंगल वगैरह रहेगा तो उसके सेंट्रोइड आपको पता है ना, वो देखेंगे, बोलो क्या, ये एक तरीका है। हाँ हाँ नहीं, पी एवरेज मैंने एवरेज लेंथ, एवरेज कितने लेंथ लिया है मैंने, एच है ना, तो एवरेज मतलब सेंट्रोइड कितने हाइट पे आ जाएगा, ऊपर हाफ रो जी एच आपको फोर्स के फॉर्मूला से ही आया ना। हाँ ये वाला बोल रहे हो ना, मैं इसके नीचे की बात कर रहा हूँ, ठीक है पक्का। एवरेज कैलकुलेट करो एंड देन कैलकुलेट, ओके, कॉपी डाउन दिस थिंग। अच्छा ओके डन, ये हो गया सबका, आगे बढ़ सकते हैं, ओके। अच्छा मुझे बताओ ये वाले फेस पे टोटल फोर्स कितने का रहेगा, बस बी एच के जगह पे क्या आ जाएगा, एल एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, वापस सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो मुझे बताना कहीं पे भी आपको प्रेशर वगैरह रहेगा, प्रेशर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, आपको क्लैरिटी आ जाएगा वो एक क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एवरीवन, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट है, इसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगा, या फिर इसके 3 पार्ट करते हैं, चलो 2 पार्ट मैंने बोर्ड पे दिए, एक पार्ट एक मैं एडिशनल ले लूंगा, एकदम इजी है। क्या आ गया आंसर, अरे इजी है, कुछ भी नहीं है, पढ़ लो फटाफट फटाफट पढ़ लो। यहाँ पे देखते हैं, सपोज कहाँ पे गया, हाँ ओके एवरीवन लुक हियर, सपोज कि जो साइड वॉल था उसको मैं क्या कर देता हूँ, अभी देखना ध्यान से। ए पार्ट का सबको ही आ गया आंसर, आई एम नॉट डिराइविंग दैट पार्ट, कितना आ गया, रो जी एल क्यूब, बी के जगह पे एल आ जाएगा और एच के जगह पे भी क्या आ जाएगा, एल, बस उतना ही है, आया आंसर, आ गया ना, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखना, सेकेंड पार्ट इंटरेस्टिंग है, पेन नीचे नहीं रखोगे चलेगा, यहाँ पे देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में मैं क्या करता हूँ, साइड वॉल जो है, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, या ये साइड वॉल को मैं सपोज कि 2 टाइल्स लगा रहा हूँ, ठीक है, देयर आर 2 टाइल्स, ठीक है। अगर आप सामने से देखोगे तो सामने से आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, पक्का, ऐसे आधे आधे में डिवाइडेड है, पक्का। दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द 3D व्यू, ओके। 2 टाइल पे मुझे अलग अलग प्रेशर चाहिए, अलग अलग फोर्स चाहिए, तो मुझे बताना ये टाइल पे कितना रहेगा, ये टाइल पे कितना रहेगा, मिला के कितना आना चाहिए बाय द वे, और शुड बी द टोटल प्रेशर जैसे आपने लिखा है, हाफ रो जी एल क्यूब, पक्का। अब मान लेते हैं मैं ये 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूँ, एग्जैक्टली एट द सेंटर इट इज अ डायगोनल, ठीक है। सो आई वांट टू कैलकुलेट द प्रेशर, सॉरी फॉर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ईच टाइल, ट्राई कर सकते हो, नहीं है, नहीं है, नहीं है, गुड, दोनों पे प्रेशर अलग अलग है, सोच समझ के निकालो। फॉर्मूला क्या था, मैंने जस्ट आपको बताया था, फोर्स इज इक्वल टू पी एवरेज इनटू एरिया। पी एवरेज कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, सेंट्रोइड पे या सीयूएम पे, ये सब अभी सेम ही है क्वेश्चन, सब एल ही है अभी भी, यस, दोनों का सेंटर ऑफ मास अलग अलग पॉइंट पे आ रहा है ना। ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कहाँ पे आता है सेंटर ऑफ मास, नहीं नहीं, a/3 और h/3 मतलब b/3, यहाँ पे देखो ये l/3 हो गया ना, तो ऊपर से ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2l/3 आया ना। प्रेशर हमेशा ऊपर से मेजर करते हैं ना, तो फर्स्ट फेस पे P1 में लिख देता हूँ, सॉरी F1 नॉट P1, F1 में लिख देता हूँ, F1 में लिख लेता हूँ एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, एवरेज प्रेशर है रो जी 2l/3, पक्का। डेप्थ 2l/3 का है ना, प्रेशर के लिए द डेप्थ इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द टॉप सरफेस इनटू एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, कैन आई राइट हाफ एल स्क्वायर, पक्का, बेस और हाइट दोनों एल एल है, सो कैन आई राइट रो जी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, यस। इसमें डाउट है तो पूछो, इंपॉर्टेंट है ये चीज, देख लो इसमें डाउट है तो पूछ लो।
ठीक है. सेकेंड फेज, वॉट अबाउट द सेकेंड फेज? फॉर द सेकेंड फेज दिस इज द सेंटर ऑफ मास. तो बस ऊपर से डेप्थ पी एवरेज यहाँ पे आ जाएगा रो जी एल बाई 3 इंटू एरिया, वापस सेम ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एल स्क्वायर है. तो रो जी एल क्यूब डिवाइडेड बाई क्या हो गया 6. पक्का? ये कितने लोगों का आ गया? कितने लोगों का? ऐड करके देखना वापस यही आ रहा है क्या? यस, तो सही है. लिख लेना जिसका भी गलत हो गया. I have to erase this thing in order to go to the C part. क्वेश्चन एक से ना क्वेश्चन चाहिए तो लिख लेना. कैलकुलेट, डायग्राम तो आपने ड्रॉ किया ना. कैलकुलेट फोर्स ऑन ईच फेस. हाँ बोलो. तो हम लोग को अच्छा ओके, अगर बॉडी मूव कर रहा है और हम लोग को ये सब चीजें निकालनी है तो हम लोग को जी इफेक्टिव लेना पड़ेगा, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है. ठीक है, जैसे कि अगर ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो जी बढ़ जाएगा, तो प्रेशर और फोर्स भी बढ़ेगा. क्या? नहीं ऊपर नीचे की बात कर रहा हूँ. हाँ, तो फिर आपको हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिफरेंस लेना पड़ेगा. जी इफेक्ट कहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगा उस हिसाब से. हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, वो केस में यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा ऑब्वियसली. तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग निकालना पड़ेगा. चलो डन. आई होप सो एवरीवन इज अंडरस्टैंड दिस. अच्छा, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था मैं इरेज कर रहा हूँ ये चीज़. पक्का? ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें तो एकदम सिंपल सा था. एक सिंगल यहाँ पे क्यूबिकल मेरे पास ये था. ठीक है. एंड आई फिल्ड इट विद वाटर. ठीक है. तो या फिर एनी लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो. सेकंड क्वेश्चन पढ़ना. अभी मैं क्या करूँगा, आधा लिक्विड रो से भरा है तो उसको आधे लिक्विड को मैं हटा दूंगा और उसको मैं 2 रो से फिल कर लूंगा. एक बार पढ़ लो यहाँ पे व्हाट इज द टोटल फोर्स. ये फर्स्ट से रिलेटेड है. इफ हाफ द हाइट ऑफ द कंटेनर इज नाउ एम्प्टीड एंड फिल्ड विद अनदर लिक्विड ऑफ द डेंसिटी 2 रो टिल सेम हाइट. 2 रो वाला कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे जाएगा. गो अहेड. मतलब डायग्राम समझो ना. ड्रॉ द डायग्राम. विदाउट डायग्राम आपको नहीं आएगा. एंड फोर्स वही कैलकुलेट करना. फोर्स का फॉर्मूला वही है, पी एवरेज इनटू एरिया. सोच समझ के आराम से. हाँ, फोर्स तो ऐड होता है ना. फोर्स सबका वॉल पे एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, तो मतलब कितना आ जाएगा. पी एवरेज विल बी इक्वल टू रो जी एल बाई 2 इंटू एल स्क्वेयर बाई 2. तो रो जी एल 1/4 हो गया एक जगह पे, और दूसरे जगह पे प्रेशर कितना है. दूसरे नीचे वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है. 16 आ रहा है दूसरे वाले का. फर्स्ट वाले का 16 है. एक से ना रो जी एल बाई 4 इंटू 8 आएगा ना. 8 आ रहा है डिनोमिनेटर में. और सेकेंड वाले का आ रहा है एल बाई 2 प्लस एल बाई 4, 3L/4. तो 3/4 इंटू 1/2, मतलब 3/8 आ रहा है सेकंड का. नहीं 3/8 नहीं, 3/4 ही आ रहा है क्योंकि ऊपर 2 है. तो 3/4 और फर्स्ट वाले का कितना आ रहा था 1/8. 3/4 प्लस 1/8 मतलब 6/6 7/8 रो जी एल क्यूब. शायद से वही है. 3 कितना आ रहा है 7/8. एक्सेलेंट. इंटीग्रेशन से भी ओके यस, इंटीग्रेशन से भी आप करके देखोगे सेम ही आने वाला है. मतलब मैं बता रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन से आपको बट और टफ पड़ेगा क्योंकि आपको नीचे के लिक्विड के लिमिट्स अलग से सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे, बराबर है, और ऊपर के लिक्विड के लिमिट्स अलग से सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे. क्या करके दिखाओ इंटीग्रेशन? नहीं आने तो चाहिए. ठीक है चलो एवरीवन लिखे 7/8. कितने लोगों का आया टोटल? देखते एवरीवन डोंट वरी. यहाँ पे देखते हैं ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स तो ऐड ही होने वाला है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पुशिंग द वॉल इन द आउटसाइड डायरेक्शन, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. एवरीवन लुक हियर. ऊपर के लिए मैं टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कैन आई राइट दिस पार्ट एज फोर्स ड्यू टू द अपर वॉल प्लस फोर्स ड्यू टू द बॉटम वॉल. फोर्स का फॉर्मूला वापस पी एवरेज इनटू एरिया आ जाएगा. पी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, रो देखना ध्यान से, जी
ये डेप्थ, इसका सेंटर ऑफ मास कितने डेप्थ पे है? L/2, नहीं सॉरी L/4 ठीक है ना, L/4। यहां तक क्लियर है सबको? रो जी L/4 इंटू एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? बॉटम भी यहाँ पे इसका है, लेंथ L का ही है। सो कैन आई राइट दिस एज, एक मिनट, कैन आई राइट दिस एज L²/2 लेंथ इंटू ब्रेथ? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, पक्का? प्लस व्हाट इज द प्रेशर एट दिस सेंटर ऑफ मास? इसके सेंटर ऑफ मास पे, यस, ये L/4 ही है। ये भी, ये वाले पॉइंट पे नेट प्रेशर कितने का आ जाएगा? ऊपर के लिक्विड के वजह से भी आएगा ना। सो कैन आई राइट दिस एज रो जी, ऊपर के लिक्विड की वजह से L/2 प्लस 2 रो जी L/4 इंटू एरिया। एरिया यहाँ पे देखो तो वापस सेम ही आने वाला है, L²/2। ये देख लेना, समझा? नहीं समझा? किसको नहीं समझा वो इंपॉर्टेंट है। चलो मैं एक आपको, अगर ये कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा सा टफ हो गया आपके लिए, मुझे बताओ। चलो यहाँ पे मैं और एक सम तो नहीं कर रहा, बट एक चीज समझना, एवरीवन लुक हियर। मान लेते हैं एवरीवन, अगर मुझे बताओ कि नीचे वाला फ्लूइड जो रहता वो रो का ही रहता, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मुझे आंसर क्या आना चाहिए था? ये सेम फॉर्मूला से मुझे आंसर क्या आना चाहिए था? रो जी L³/2। पक्का ये आंसर आना चाहिए था। एक बार वेरीफाई करते कि यहाँ पे आता है या नहीं। चेंजेस क्या है? यहाँ पे 2 रो के जगह पे क्या आ जाएगा? रो। तो रो जी L³ को मैं बाहर ही रखता हूँ। अब मेरे पास ये फर्स्ट वाला पार्ट सेम ही है, 1/8 का है, प्लस सेकंड वाले पार्ट पे कितना आ जाएगा? कहना सही है, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 और इंटू 2 कितना हो जाएगा? 3/8 आया कि नहीं? 4/8 है ना, समझो? पक्का वही आंसर आया? अभी समझ रहा है? तो प्रेशर हम लोग पूरा ऊपर से नीचे तक लेंगे, सिर्फ वो लिक्विड का नहीं। ठीक है, वहां पे गड़बड़ कर दिया रहेगा शायद से आपने। चले प्रोसीड, हो गया ना? पक्का? चले प्रोसीड, बोलो। डाउट है किसी को? थोड़ा सा टफ है ये पार्ट। ओके, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। Okay, a rectangular gate of the dimension 2x1 is hinged at the bottom. A fluid of density, ये मान लेते ये लेंथ है, ये अज्यूम करके चलते हैं एवरीवन। ये आपको शायद से नहीं आएगा, ये लेंथ है और ये हाइट मान के चलते हैं। ठीक है, हाँ डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, उसके बिना आपको नहीं आएगा। ठीक है, ये लेंथ है, ये हाइट है, hinged at the bottom of fluid of the density rho fills the space to the left of the gate. The force applied at the topmost point required to hold the gate stationary is, मतलब क्या हो गया वहां पे? पहले वो समझो, अगर हिंज आया तो आपके मन में एक चीज आना चाहिए कि किससे रिलेटेड है ये? somehow it is okay, Fi आ जाएगा, but forget about that। हम लोग को बताओ कैसे, तो हम लोग को रोटेशन मोशन लगाना पड़ेगा। रोटेशन मोशन रहेगा तो मुझे बताना, जैसे कि यहाँ पे, एक मिनट, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। थैंक यू। ठीक है, लुक बेटर देन पाकिस्तानी फिल्म, बट ओके। सो कल का मैच तो देखा ही रहेगा वैसे भी। चलो एनीवे, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने हिंज किया मतलब क्या? ये डोर कुछ ऐसे है, ठीक है, ऐसे है डोर, यहाँ पे बॉटम पे हिंज है, तो ये डोर ऐसे रोटेट होगा ना ऑब्वियसली। अगर सपोज कि मैंने इसको पकड़ के नहीं रखा तो ये डोर फोर्स इसको बाहर देते जाएगा पानी, और ये डोर कुछ ऐसे गिर जाएगा। तो मुझे बताओ ये कौन सा मोशन हो रहा है? रोटेशन मोशन। ये मोशन प्रिवेंट करने के लिए कहने से मुझे बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। कहाँ पे लगा रहा हूं मैं? टॉप मोस्ट पॉइंट, मतलब यहाँ पे कहीं पे तो फोर्स लग रहा है, पक्का यहाँ पे कहीं पे तो फोर्स लग रहा है, एक से ना। सो यहाँ पे कहीं पे तो टॉप में फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स मुझे कैलकुलेट करना है। पहले तो मैं एक जनरल इक्वेशन निकाल लेता हूँ, देन वी विल कैलकुलेट वी विल सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर। ठीक है, इक्वेशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताना, अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, मुझे टॉर्क निकालना पड़ेगा, पक्का। सो मुझे बताओ कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया, अभी देखना सामने से अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये वाला फेस, मान लेते हैं ए बी वाला फेस कुछ आपका ऐसे दिखाई दे रहा है, जैसे वो ABCD आ जाएगा, कुछ ऐसा ही है फेस, पक्का। अब यहाँ पे देखो, मुझे बताओ पानी का, मुझे बताओ कि दोनों जगह पे अगर इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, दोनों जगह पे टॉर्क क्या हो जाने चाहिए? सेम।
टॉर्क का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मुझे बताओ फोर्स हर एक पॉइंट पे सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है, करेक्ट है। सो फोर्स हम लोग हर एक पॉइंट पे अलग अलग है, तो टॉर्क भी हर एक जगह पे सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट टॉर्क आई हैव टू सब्स्टिट्यूट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपने जस्ट अभी कुछ लिखना मत, अभी यहाँ पे देखते हैं, ये पार्ट ओपन है, ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीटली ओपन है, ठीक है, इतना लिक्विड से भरा है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अ स्मॉल स्ट्रिप ओवर हियर, अभी देखना ध्यान से। लेट द ब्रेथ ओवर हियर बी इक्वल टू बी, लेट द टोटल हाइट ओवर हियर बी इक्वल टू h, लेट दिस स्ट्रिप हैव, क्या लिया था हम लोग ने? ये वाला डिस्टेंस y लिया था। अभी मैं सेम कर रहा हूँ, तो मैं फटाफट यहाँ पे ये dy आ गया, ठीक है। मुझे बताना स्मॉल फोर्स का आपने फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है स्मॉल फोर्स का फॉर्मूला? फटाफट देख लो, देख लो। रो जी वाई इंटू डी वाई इंटू क्या आ गया? बी, पक्का यहाँ तक, ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, टॉर्क का फिर फॉर्मूला क्या रहेगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना लिखूं मैं? छोटा सा टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स will be equal to force df into what is the perpendicular distance? Perpendicular distance. Yes, excellent. h minus y ना, क्योंकि जो आपका टॉर्क होता है वो पॉइंट ऑफ एक्सिस से निकालते हैं ना हम लोग, ठीक है, यहां से निकालना पड़ेगा ना टॉर्क, पक्का। सो मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होने वाला है? h माइनस वाई, यहां तक समझा, ठीक है। रोटेशन मोशन है ये, ठीक है। अच्छा कोई और पॉइंट से मैं टॉर्क नहीं निकाल सकता क्या? गलत हो जाएगा? h माइनस वाई, एक्सेलेंट। हिंज फोर्स का भी मुझे टॉर्क लेना पड़ेगा ना, ये एक ही पॉइंट है जहां पे हिंज फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। समझ रहा है ये चीज, ठीक है। आता है ना रोटेशन थोड़ा। अभी के लिए समझो, जो पॉइंट से आप निकालते हो वहां पे अगर आप टॉर्क निकालोगे तो हिंज फोर्सेस का टॉर्क नहीं आएगा, वरना हिंज फोर्सेस का भी मुझे टॉर्क लेना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द नेट टॉर्क, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना dt, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो जी और b बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में क्या बचा? y इंटू एच माइनस वाई डी वाई, पक्का। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके h, यहाँ तक, ठीक है। सो नेट टॉर्क यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास रो जी बी इंटू एच इंटू वाई माइनस वाई इंटू डी वाई इंटू वाई स्क्वायर, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन, पक्का, विच इज इक्वल टू रो जी बी एच वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 0 से लेके h। सो रो जी बी इंटू क्या आ जाएगा ये? एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3, h क्यूब डिवाइडेड बाई 2 माइनस एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3, कितना हो जाएगा? यस, 1/6 लिख दूं, रो जी बी एच क्यूब, ठीक है, पक्का, ओके। ये टॉर्क क्या लगा? क्लॉकवाइज ना, ये सब टॉर्क अगर आप देखोगे यहाँ से ये ऐसे गिरा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम, लास्ट पार्ट है। Can I write yes, torque clockwise is equal to torque anti-clockwise. So 1/6 rho g b h cube will be equal to anti-clockwise torque का यहाँ से फॉर्मूला क्या है? यहाँ कितना है? h, ठीक है। So can I write f into क्या आ जाएगा? h, एक h कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको फोर्स मिल जाएगा, पक्का। One more important thing, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हिंज करे, हम लोग इधर भी हिंज कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट पे हिंज कर सकते हैं, बट वो पॉइंट पे हिंज नहीं, वो इंटरेस्टिंग आ जाएगा। वो अभी बताओ या फिर ये पहले लिखोगे आप? पहले लिख लो, ये वो इंटरेस्टिंग है, पहले लिख लो। सॉरी, हिंज यहाँ पे बॉटम मोस्ट पे, एंड आई एम अप्लाइंग फोर्स एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था। हिंज का फिर 0 हो जाएगा बिकॉज़ हमने 0 0 2, क्योंकि हिंज फोर्सेस भी यहाँ पे FH बट 0 हो गया, FV और FI, यस, वैसे हम लोग हिंज फोर्सेस निकाल सकते हैं। क्यों निकालना है इतना नहीं? क्यों? अरे हाँ, वो पूछते हैं किया तो आप FH मतलब कुछ भी लिखो आप, उसको क्या मतलब। तो आप हिंज फोर्सेस निकालना इजी होता है एक्चुअली, बाकी के फोर्सेस पहले निकालो फिर हिंज फोर्सेस निकालो। बोलो, लेफ्ट और राइट के फोर्सेस, बॉडी क्या हुआ? एक से ना, क्या हुआ? पेन नीचे रख देना, एवरीवन लुक हियर, आई होप एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है, पेन नीचे रख देना। अच्छा मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंज अभी मैंने बॉटम पे किया था,
तो मुझे मैक्सिमम टॉर्क लगा और ये गेट ऐसे खुलेगा। पक्का अभी थोड़ा इमेजिनेशन का ज़रूरत है और आपको थोड़ा रोटेशन आ जाना चाहिए, ठीक है, इसमें और आपको क्लैरिटी आ जाएगा रोटेशन का क्या। मुझे बताओ, डू आई हैव टू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स टू कीप द डोर स्टेबल? यस, because the door is opening in which direction, in which sense, clockwise or anti-clockwise? Clockwise. But what if I hinge the door or whatever it is at the topmost point? अब मुझे बताओ कि पहले ओपन होने के चांसेस कैसे, ऐसे ओपन हो जाएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला हिंज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज खुल रहा है, पक्का, ठीक है। फोर्स मुझे कहाँ पे लगाना पड़ेगा? नीचे। वो फोर्स मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? वापस मैक्सिमम होगा, क्योंकि बाकी सब चीजें सेम है, बस क्लॉकवाइज का जगह पे क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। फोर्स अभी भी मैं अंदर ही अप्लाई कर रहा हूँ, पक्का। यहाँ पे मैक्सिमम है तो मिनिमम ये दोनों के पॉइंट के कहीं पे तो बीच में आ जाएगा। कौन से पॉइंट पे आएगा मुझे बताना। नहीं, सेंटर पे नहीं आने वाला। अगर आप देखोगे सेंटर पे, इफ यू आर सेइंग दैट इफ आई हिंज दिस एट द सेंटर, वेल दैट डू आई हैव टू अप्लाई जीरो फोर्स? नहीं, क्योंकि मुझे बताओ, एक से मैं आपको और एक बार क्वेश्चन बता दूं कि क्वेश्चन, हाँ, सेंटर के थोड़ा सा नीचे, क्योंकि अगर मैं सेंटर पे हिंज करूं तो ऊपर वाला पानी यहाँ पे फोर्स दे रहा है, नीचे वाला भी यहाँ पे दे रहा है, तो ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है? आपको देख के लगेगा कि ये इक्वल इक्वल हो रहा है, बट इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है। यस, नीचे वाले पे फोर्स ज्यादा है ना, प्रेशर ज्यादा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि हिंज कोई ऐसा कौन से पॉइंट पे हिंज करो कि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो केस में आप क्या करोगे? मान लेते हैं कि इसको मैं y पकड़ के चलता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? यस, h माइनस वाई। इसका आप फोर्स निकालो, टॉर्क निकालो ऊपर नीचे, और कहाँ पे इक्वेट हो जाएगा? वैसे इक्वेट हो जाएगा। अगर आप देखोगे h पे क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर आप देखोगे फाइनल आंसर h क्यूब से प्रोपोर्शनल है ना, या h स्क्वायर से, जो भी है, बट स्क्वायर से। लीनियर रिलेशन है क्या? नहीं। अगर लीनियर रिलेशन रहता तो एग्जैक्टली सेंटर पे आता था, और लीनियर रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन समझा? जैसे सब क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट पार्ट है इसमें, उसके बाद हम लोग अगला पार्ट देखेंगे, ठीक है। सो लुक हियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द कर्व्ड सरफेस ड्यू टू प्रेशर। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, कोई डायग्राम है क्या इसमें? नहीं, ठीक है, पेन नीचे रख देना। ओके, सिंपल सा चीज़ होता है कि देखो, देखना यहाँ पे, अभी तो मैंने सीधा सीधा क्यूबिकल बॉडी ले लिया था। व्हाट इफ द बॉडी इज नॉट क्यूबिकल? तो कुछ नहीं, उसका प्रोजेक्शन लेना है। इसका ज्यादा पार्ट है ना, ज्यादा पार्ट 99% ऑफ द पार्ट यू आर गोइंग टू स्टडी इन इलेक्ट्रोस्टैट्स। इसमें मेजरली आपको सम्स नहीं आते, बस एडवांस लेवल के सम्स में आपको ये चीजें पूछ सकते हैं, वरना आपको जनरली ये चीजें नहीं पूछते। मतलब क्या जनरली? तो अभी मैंने यहाँ पे क्या लिया था, अभी देखना ध्यान से। अभी मैंने यहाँ पे लिया था एक क्यूबिकल शेप, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, और एरिया मैंने सीधा सीधा ये ले लिया था, करेक्ट है। बट व्हाट इफ आई डोंट हैव सच अ नॉर्मल शेप, ठीक है, मतलब एक सिंगल लाइन या स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नहीं है। सपोज इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस, एक आर्बिट्री शेप ले लेता हूँ। मेरा वेसल कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, साइड से, ये साइड से भी ऐसे हो सकता है, बट उसका कुछ मतलब नहीं है। इसमें हम लोग फोर्स कैसे निकालेंगे? एकदम ईजी है इसका भी फोर्स निकालना, ठीक है। अगर सपोज कोई कर्व्ड शेप है, ट्रायंगुलर, कुछ भी होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताना इसके ऊपर हर एक पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट होगा, ये वो कुछ ऐसे ऐसे एक्ट होने वाला है, ठीक है। अभी देखना, मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। लुक है, मैं पहले सिर्फ 3 लाइंस निकालता हूँ, ये एक लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन। मुझे बताना ये तीनों का जो वेक्टर एडिशन आएगा, इट विल बी इन विच डायरेक्शन? ओनली हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? मैं और लाइंस निकालता हूँ इसमें। अभी भी अगर आप देखोगे तो, अगर मान लेते कि ये अल्फा अल्फा पे, दोनों अल्फा अल्फा पे, हॉरिजॉन्टल रहेगा, वर्टिकल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। इलेक्ट्रो में भी आपने थोड़ा बहुत, अच्छा उतना वहां तक गए नहीं रहेंगे। अगर मैं और एक ले लूंगा यहाँ पे बीटा बीटा, वापस वर्टिकल कैंसिल आउट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा? ऐड। सो बेसिकली आई ओनली हैव टू टेक द हॉरिजॉन्टल फोर्स। सो फोर्स शुड बी समवॉट लाइक दिस। अगर मैं सबके कंपोनेंट निकालूं तो इसको परपेंडिकुलर एरिया क्या हो गया? वर्टिकल। तो हम लोग को सिर्फ, मतलब इन शॉर्ट, अगर एरिया ऐसे दिया है तो हम लोग को सिर्फ इसका ये वाला प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। मतलब क्या, अभी देखते ध्यान से। अभी मैं थोड़ा सा 3D में आपको बताता हूँ। बॉटल है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। एक सेंटेंस लिख लो, फिर सीधा क्वेश्चन में आ जाता है, ये सीधा क्वेश्चन में आ जाता है। पहले ये लिख लेना टॉप में, ओके। उसके बाद लिखना एवरीवन
लिखो द प्रोजेक्टेड एरिया, द प्रोजेक्टेड एरिया, नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, उसका ही पार्ट है। द प्रोजेक्टेड एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द फोर्स। स्टेबल के लिए मतलब वो एरिया कौन सा होना चाहिए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल ना। उसके आगे लिखो दैट इज फॉर स्टेबल, दैट इज फॉर स्टेबल लिक्विड या फ्लूइड लिख दो, स्टेबल फ्लूइड, एरिया शुड बी वर्टिकल। सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लिखना मत कुछ भी, पेन नीचे रख दो। इसका मीनिंग समझते सबसे पहले, ठीक है। एक बॉटल दे देना, कहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो। इफ आई कंसिडर, ये डायग्राम क्या है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। एकदम इजी है, एकदम इजी है, ध्यान से देखना। सो एक सिलेंड्रिकल लिक्विड है, तो सॉरी एक सिलेंडर है जिसके दोनों साइड पे लिक्विड है, एक 3 रो वाला और एक 3 रो वाला और एक 2 रो वाला, ठीक है। हम लोग को पूछा क्या है कि फाइंड द हाइट h इन टर्म्स ऑफ r, ठीक है। फाइंड द हाइट h इन टर्म्स ऑफ r, कुछ डेटा मिसिंग है क्या? ठीक है, नहीं नहीं वो r तक ही फील्ड है, ठीक है, चलिए सब दिया है, सब दिया है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ r सच दैट द सिलेंडर रिमेन स्टेशनरी, ठीक है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, ऐसे मान के चलते हैं। यहाँ पे एक लिक्विड है 2 रो वाला जो ऑब्वियसली हायर हाइट पे रहेगा, क्योंकि अगर आप मुझे बताओ कि अगर दोनों ये सिलेंडर अगर इक्विलिब्रियम में है तो मुझे बताओ दोनों साइड पे प्रेशर क्या हो जाना चाहिए या फोर्स क्या हो जाना चाहिए, सेम। और प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ जाता है, रो जी एच। जिसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा उसका हाइट कम रहेगा। सो दैट्स व्हाई इफ यू कंसीडर द लिक्विड ऑफ द हाइट 3 रो, उसका हाइट कितना है बाय द वे, डेंसिटी 3 रो, उसका कितना है r। एंड व्हाट अबाउट द 2 रो h, h ऑब्वियसली आपको डायग्राम देख के पता चल रहा है ज्यादा है पक्का। एंड ऑब्वियसली अगर आप थियरी वाइज भी जाओगे तो ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो सिलेंडर ऐसे है, यहाँ पे एक पानी का सरफेस है, टिला हाइट 3h, और यहाँ पे कोई और लिक्विड का सरफेस है, टिला हाइट r, पक्का, ठीक है। ये समझ में आया, ये 3D में है। ये साइड से जो पानी फोर्स ये कर रहा है, एग्जर्ट कर रहा है, और थोड़ा सा गोल बॉटल है किसी का, मैं आपको ये और थोड़ा बेटर बता रहा था, हाँ ठीक है, यहाँ पे सो ओवर ईयर अभी देखना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे 2 रो वाला लिक्विड, यहाँ पे कौन सा, हाँ यहाँ पे 2 रो वाला लिक्विड है और यहाँ पे 3 रो वाला लिक्विड है, पक्का। सामने से फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल। अब प्रोजेक्टेड एरिया क्या आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। अब मैं इसको पूरा टर्न कर देता हूँ, ये हो जाएगा मेरा प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। मुझे बताना 3 रो वाले लिक्विड के लिए ये वाला है मेरा प्रोजेक्टेड एरिया। शेप क्या दिखा दे रहा है, मान लेते कि 3 रो वाला पूरा टॉप तक रहता था, शेप क्या दिखा देगा आपको, नहीं, सामने से देखोगे क्या दिखा दे रहा है, रेक्टेंगल, पक्का नहीं, किसने सिलेंडर बोला, ठीक है। तो सामने से आपको क्या दिखाई देगा, रेक्टेंगल, बस वो एरिया हम लोग को लेना है। फिलहाल के लिए जो सामने से जो रेक्टेंगल है, मान लेते हैं इसका लेंथ l है, ठीक है। मुझे बताओ रेक्टेंगल का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का बेस इनटू हाइट। लेंथ मान लेते हैं l है जो इसके अंदर है, हाइट कितना हो गया r, इसका कितना रहेगा, इसका ये यहाँ तक की फील्ड है, पूरा फील्ड रहेगा तो 2r। अभी के लिए क्वेश्चन के लिए क्या आ जाएगा, r। इसका कितना है फटाफट बता दो, h इंटू l, l दोनों साइड पे कैंसिल आउट होने वाला है, तो मैं दोनों जगह पे फोर्सेस इक्वेट कर देता हूँ, ठीक है। फटाफट यहाँ पे देख लेंगे, फोर्सेस दोनों जगह पे इक्वेट कर लेता हूँ। तो मुझे बताओ फोर्स फ्रॉम द लेफ्ट इज इक्वल टू फोर्स फ्रॉम द राइट, पक्का, ओके। द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, फोर्स का फटाफट मुझे बता देना। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, फोर्स P एवरेज इज इक्वल टू P एवरेज इनटू एरिया। एरिया क्या था यहाँ पे, ये आप निकाल लेना, ये P एवरेज पहले वाला है, P एवरेज इनटू एरिया। राइट लेफ्ट में कितना आ जाएगा, h इंटू एल, और राइट में अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, P एवरेज ऑफ द सेकेंड बॉडी इंटू क्या था, r इंटू एल। एल दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे बता देना आंसर कितना है, P एवरेज निकालने समझा। ये बेसिकली ये प्रोजेक्शन लेना, ये पूरा डिटेल में आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में समझोगे, एंड उसका फॉर्मूला भी होता है प्रोजेक्शन कैसे लेना है। रेक्टेंगल मेरा ऐसा दिख रहा है ना, ये है मेरा रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इज दिस, हाँ बट कर्व है मैं भी मानता हूँ, बट उसका प्रोजेक्शन मेरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना, कर्व है बट उसका प्रोजेक्शन मेरा सामने से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना। फर्स्ट वाले का P एवरेज कितने का आ जाएगा,
फर्स्ट वाले का लेफ्ट हैंड साइड का कितना आ जाएगा फटाफट होता है 2 रो जी तो वापस दोनों साइड पे कैंसिल आउट होने वाला है h/2 और दूसरे वाले का भी कितना हो जाएगा r/2। मेथड सही रहना इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट इजी तो ठीक है। हिंज है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कुछ इधर तो लिखा है वरना ये बॉटम वाला अगर मैं हिंज कर देता तो मुझे टॉर्क इक्वेट करना पड़ता था ना। अच्छा वहां पे अगर मैं बॉटम वाला टॉर्क हिंज कर देता वहां पे मैं फोर्स इक्वेट कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि हिंज फोर्स भी आएगा ना। ठीक है, फिलहाल के मुझे आंसर बता दो कितना आ गया। आई होप सो सबका हो गया ये। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा आपका पास्कल्स लॉ जो एकदम छोटा सा कंसेप्ट है एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपका पास्कल्स लॉ आ जाएगा, बट बिफोर यू गो इनटू दैट थिंग यू कैन रीड दिस थिंग। ठीक है, एफएलटी के बाद टारगेट डिसाइड करो। ठीक है, वो ही टारगेट है। ठीक है, सो लुक हियर नाउ एवरीवन, लुक हियर नाउ व्हाट इज पास्कल्स लॉ। वी हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस लॉ, और पहले मैं आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ। स्टेटमेंट मत पढ़ना, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, पास्कल्स लॉ एकदम सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, लिखना मत यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एकदम इजी सा है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हम लोग करेंगे भी नहीं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है 1 या 2 क्वेश्चन ही छोटे छोटे से, बाकी सब इसके एप्लीकेशन बेस ज़्यादा है दूसरे चैप्टर में, जैसे कि गैसेस वगैरह हो गया। ठीक है, एक चीज़ समझना यहाँ पे, इफ आई कंसिडर अ क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है, क्लोज कंटेनर है, कॉर्क है यहाँ पे, बट दिस कॉर्क कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, क्लोज कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे कॉर्क है। ठीक है, सच दैट इट इज नॉट, द लिक्विड इज नॉट इंटरैक्टिंग विद एनी पार्ट आउटसाइड दिस फ्लूइड, आउटसाइड दिस कंटेनर। ठीक है, देखना ध्यान से, पेन नीचे रख दो। अब यहाँ पे देख लेते हैं। मुझे बताओ, मैं 3-4 पॉइंट लेके समझाते हैं, हम लोग समझते हैं ये चीज़ को। ए पॉइंट पे इफ आई कंसिडर द पॉइंट इज जस्ट इनसाइड दिस लिक्विड, वहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा? 0। पीएटीएम एक्ट होगा क्या फिलहाल के लिए? नहीं, बिकॉज द कॉर्क इज क्लोज। और ये मान लेते हैं कि कॉर्क ऊपर का प्रेशर नीचे यहाँ पे नहीं ट्रांसमिट नहीं करता, वो खुद ही पूरा प्रेशर ले रहा है, पूरा ट्रांसमिट नहीं करता। मुझे बताओ, ये डेंसिटी रो है, लेट मी कंसिडर अ पॉइंट बी एग्जैक्टली बिलो इट। ठीक है, यहाँ और ये हाइट एच है, बी पे प्रेशर कितना अभी के लिए? रो जी। ठीक है, मैं जो इनिशियल प्रेशर है उसको मैं ऑरेंज में लिख देता हूँ, यहाँ पे सॉरी 0। ठीक है, इनिशियल प्रेशर जो है वो उसको मैं ऑरेंज में लिखता हूँ, और जो फाइनल प्रेशर आएगा उसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे कितना आने वाला है? रो जी एच। ठीक है, एक सी पॉइंट ले लेता हूँ विच इज नॉट एग्जैक्टली बिलो दिस पॉइंट। यहाँ पे प्रेशर कितना है? एक्सेलेंट, कितना आ जाएगा? रो जी एच। पक्का। इफ आई कंसिडर अनदर पॉइंट डी पॉइंट जिसका हाइट एच है, फटाफट आता तो यहाँ पे प्रेशर कितना आ जाएगा? रो जी एच ले लेते, कैन आई राइट दिस एज रो जी एच? पक्का। अब कोई भी पॉइंट ले लेना, फर्क नहीं पड़ता उसमें ना। इफ आई ओपन दिस कॉर्क, मान लेते हैं इफ आई ओपन दिस कॉर्क और यहाँ पे लेट मी रिमूव दिस, पीएटीएम ऐड हो जाएगा। ए पे प्रेशर कितना आ जाएगा? पीएटीएम। बी पे प्रेशर कितना आ जाएगा? पीएटीएम प्लस रो जी एच। अब देखना, दिस इज इंटरेस्टिंग, ये पॉइंट एग्जैक्टली इसके नीचे नहीं है, यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा? पीएटीएम प्लस रो जी एच ही आएगा। क्यों? एक भी प्रेशर लाइन से, एक्सेलेंट, एक भी प्रेशर लाइन से मतलब यहाँ पे जितना आएगा यहाँ पे उतना ही आएगा। मुझे तो ये पॉइंट पे कितना प्रेशर आएगा? पीएटीएम प्लस रो जी कैपिटल एच, राइट। सो कैन आई से कोई भी पॉइंट आप ले लो, वहां पे प्रेशर डिफरेंस कितने का आ गया? पीएटीएम का आया। अगर पीएटीएम छोड़ के कुछ भी और रहता तो उतने का ही प्रेशर डिफरेंस आता था। अब पढ़ना यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है। द प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली टू एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड टू द एंड टू द वॉल। वॉल्स को भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, टू एनी पॉइंट ऑफ द कंटेनर। ठीक है, वॉल्स में अगर आप देखोगे तो विस्कोसिटी भी आने के चांसेस है, और उसके साथ आपका सरफेस टेंशन भी आने के चांसेस है। वॉल्स वाले पार्ट को भूल जाओ, बट ये लॉजिक समझ में आ गया सबको। हर एक जगह पे चेंज इन प्रेशर क्या रहने वाला है? सेम। सो इफ आई राइट डाउन द चेंज इन प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, कैन आई राइट डेल्टा P1 दैट इज द चेंज इन प्रेशर एट पॉइंट 1 विल बी इक्वल टू चेंज इन प्रेशर एट पॉइंट 2। प्रेशर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या लिखो? फोर्स अपॉन एरिया। कैन आई राइट F1A1 इज इक्वल टू क्या? F2A2। सो कैन आई राइट F1 विल बी इक्वल टू, कैन आई से इट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट जो भी था अभी, पीएटीएम कांस्टेंट था तो जो जितना भी बाहर से अप्लाई किया। सो F1 विल बी इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A2 इनटू A1। मुझे तो फोर्स और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। इफ आई अप्लाई स्मॉल फोर्स एट स्मॉल एरिया, विल आई ऑब्टेन लार्ज फोर्स एट लार्ज एरिया? इसका एक इंटरेस्टिंग सा हम लोग एग्जांपल समझते हैं सबसे पहले।
शायद से मैंने डायग्राम निकाला है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यस ठीक है, यहाँ पे देखिए। सो इफ आई कंसिडर, ये है क्या डायग्राम, सबसे पहली चीज एक समझो, यस हाइड्रोलिक प्रेस होता है, यस। सपोज इफ आई टेक अ ट्यूब है, वहां पे ट्यूब का एरिया पूरा नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ पे सपोज कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसका एरिया है, और दूसरी जगह पे जैसे कि मेरे थंब से मैं प्रेस कर सकता हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, अभी देखना ध्यान से, और दूसरी जगह पे बहुत ही बड़ा सा ट्यूब आ रहा है जहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ले रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इसको ही और थोड़ा इसमें बता दूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पे बहुत ही बड़ा एरिया आ रहा है। मान लेते कि ये है, ये वाला जो एरिया है, ये स्टेज मान लो, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके ऊपर मैंने एक बाइक रख दिया, ठीक है, स्टेज है बहुत बड़ा, इसके ऊपर मैंने एक बाइक रख दिया। बाइक का वेट रफली कितना होता है, 200 kg मान के चलते हैं, ठीक है, 200 kg। अगर मैं थोड़ा सा मतलब मॉडरेट बाइक्स वगैरह पकड़ूँ तो यहाँ पे देखो F2 का वैल्यू फिर कितना होगा, ये F1 हो गया, लेट दिस बी F1, लेट दिस बी F2। F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 kg, मतलब न्यूटन में कितना हो जाएगा, 2000 न्यूटन। उसका एरिया कितना है, 100, और अगर मैं देखूँ इनपुट पे एरिया कितना है, 1, तो मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ 20 न्यूटन। ये जो 20 न्यूटन का फोर्स है, इट कैन बी इजीली अप्लाइड बाय द थंब, आराम से आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप खुद का वेट 50 kg भी पकड़ोगे तो खुद के वेट की वजह से आप कितना फोर्स लगा सकते हो, 500 न्यूटन, सिर्फ वेट की वजह से, विदाउट पुशिंग द बॉडी एनीवेयर, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, ये वाले एंड से इफ आई कंसिडर दिस ट्यूब, ये वाले एंड से अगर मैंने थंब से प्रेस कर दिया तो दूसरे एंड से क्या हो जाएगा, बाइक लिफ्ट हो जाएगा, यस। कोई भी कार हो, कुछ भी हो, वो तो डिपेंड करेगा कि आपका एरिया डिफरेंस कितने का है। बट एक प्रॉब्लम है, एक मेजर प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकली ये आपको दिखता क्यों नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ट्रू है तो प्रैक्टिकली आपको उतना कन्वर्जन रेट दिखता क्यों नहीं है, नहीं फ्रिक्शन वगैरह का इशू नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन इतने भी फ्लूइड उतने स्पीड से फ्लो ही नहीं होते कि फ्रिक्शन एक्ट हो। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है साइड वॉल्स, ये रप्चर होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लार्ज फोर्स डेवलप हो रहा है ना, तो जनरली अगर ये ट्यूब रप्चर हो गया तो आपको इतना लार्ज कन्वर्जन नहीं दिखाई देगा, छोटे कन्वर्जन आपको फिर भी दिखाई देते हैं। इज दिस पार्ट क्लियर, सिंपल सा ये लॉजिक है, ओके। कॉपी डाउन दिस थिंग। इसका एप्लीकेशन में थोड़ा फटाफट बता दूंगा आपको, अगर लिखना है डिटेल में तो एनसीईआरटी से आप लिख सकते हो, ठीक है, सिर्फ इतना ही ड्रॉ कर लो, ठीक है। मैं स्लाइड चेंज नहीं कर रहा, मैं बस एप्लीकेशन बता रहा हूँ। ये एप्लीकेशन में ज़्यादा डिटेल में, मैं बस आपको एप्लीकेशन दे रहा हूँ, आपको अगर ये डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। मैं बता देता हूँ कि एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो यही वाला पार्ट है। ये जब एक कूलर है ना, ये सुन देवज, कूलर है ना, ग्लास ले, कूलर से ठंडा पानी आप पे साइड में है, कूलर के साइड में एक इसमें भरा है। सो अरे नहीं, बेसिन से भी पानी नहीं आता है, बेसिन में नहीं है, वहाँ पे एक इसमें भरा है, सो साइड में है। सो लुक हियर, वो कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा कोटा वाला फीलिंग देना था तो इसलिए पानी बंद कर दिया, ओके। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट आपका बेसिकली, आपको कार जैक्स पता है, जो हम लोग जैकिंग मतलब बेसिकली लिफ्ट करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं। तो अगर आपको जैसे कि अगर ऑन द गो यूज करना है, जनरली वी यूज दैट स्प्रिंग जैक, ठीक है, बट उसको बहुत टाइम लगता है लिफ्ट होने के लिए, और बस वो ऑन द गो इमरजेंसी के लिए होता है। जनरली जो कार जैकिंग करते हैं वो हाइड्रोलिक लिफ्ट से करते हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। सेकंड, अगर आप एप्लीकेशन देखोगे, ठीक है, दैट इज अ हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है। आप में से कितने लोगों ने बाइक चलाया, चलेगा, वीडियो में नहीं देखोगे, डोंट वरी। एक्टिवा नहीं, हाँ, बाइक नहीं चला, एक नहीं चला, 2, एवरीवन लुक हियर, बाइक नहीं चला आपने, एवरीवन लुक हियर ना, ओके लुक हियर, एवरीवन लुक हियर। बाइक में 4 चीजें होती है, मतलब अगर आप देखोगे आपके सबके सब लिम्स वहां पे यूज होते हैं। लुक हियर, क्या हुआ, लुक हियर एवरीवन लुक हियर। यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड जहाँ पे होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड, ठीक है, वहां पे ब्रेक नहीं होता, वहां पे क्लच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्कूटी में देखोगे तो क्लच प्लस ब्रेक होता है, वहाँ पे CVT करके एक चीज होती है, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये लेफ्ट हैंड यहाँ पे क्लच होता है, ठीक है। राइट हैंड जहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक्स में मैं आपको बता दूंगा, ये फ्रंट ब्रेक्स होते हैं,
ठीक है। ये आपके फ्रंट व्हील के ब्रेक्स होते हैं जो जनरली डिस्क से कनेक्टेड होते हैं, अगर आपका डिस्क ब्रेक रहेगा तो। लेफ्ट जो होता है वो कौन सा होता है, लेफ्ट लेग गियर, यहाँ पे गियर रहता है लेफ्ट लेग पे, ठीक है। और राइट लेग पे, राइट लेग जो रहेगा वो आपका रेयर ब्रेक्स हो जाता है, मतलब पीछे के टायर के। ये इतने इंटरेस्टिंग ब्रेक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे जैसे आप पावर से प्रेस करते हो यहाँ से ये सीधा सीधा वायर से कनेक्टेड होते हैं। वायर यहाँ पे ड्रम ब्रेक से, जो भी आपका डिस्क ब्रेक रहेगा वहाँ पे वो खींच के ये छोड़ देते हैं। ये इंटरेस्टिंग ये पार्ट है जहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक्स को समझ सकते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स मतलब क्या हो जाता है, अगर आपने देखा रहेगा राइट बाइक का, ठीक है, राइट हैंड पे एक ऐसा छोटा सा एक डब्बा होता है, देखा ये ब्लैक बॉक्स, छोटा सा एकदम छोटा सा एक ब्लैक कलर का डब्बा होता है जिसके ऊपर लिखा रहता है ऑयल, ठीक है। यहाँ पे ये ऑयल रहेगा जो आपका ब्रेक फ्लूइड होता है, टेक्निकली ऑयल नहीं होता, ब्रेक फ्लूइड होता है, जिसके ऊपर बहुत अलग अलग लिखा रहता है 0.3, 0.4, वो सब इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी और आपका ऑयल एफिशिएंसी बता दे, बट फिलहाल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से एक ट्यूब कनेक्टेड होता है जो आपके नीचे डिस्क ब्रेक, डिस्क तो देखा रहेगा आपने, ठीक है, साइकिल में भी होता है, बट साइकिल में आई डोंट थिंक सो कि आप फ्लूइड्स यूज करते हो, करते मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि वो उतना प्रेशर आपको, हाँ वायर से खींचता है क्योंकि उतना प्रेशर का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। सब यहाँ पे देखते हैं एवरीवन, इसके ऊपर एक ऐसा एक क्लॉ टाइप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिपर्स, पता है, नहीं पता, तब यहाँ पे देखो, अभी एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ये A1 है, यहाँ पे एरिया छोटा सा है, लुक यहाँ पे छोटा सा एरिया रहेगा, यहाँ पे बड़ा एरिया रहेगा। सिंस A2 इज ग्रेटर देन A1 देन F2 इज ग्रेटर देन F1, करेक्ट है। तो आप हाथ से सिर्फ प्रेस करोगे तो ड्यू टू द लार्ज एरिया देयर विल बी अ लार्ज फोर्स डेवलप्ड एट द बॉटम, जिसकी वजह से कैलिपर ये दोनों इसको डिस्क को पकड़ लेता है और यहाँ पे द ब्रेक्स आर अप्लाइड, ऐसा कुछ आपका काम करता है, ठीक है। सो दिस आर कॉल्ड एज हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है। पहले के कार में भी सेम ही चीज होती है, बट कार में एक इशू है, कार में आपको ये बाहर से चीजें नहीं दिखती, वो सब अंदर के अंदर होती है, बाइक में ये एविडेंट है, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर दिस थिंग, बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, सबसे मेजर प्रॉब्लम, ये सिर्फ कौन से फ्लूइड के लिए अप्लाई रहेगा, एनक्लोज्ड। तो पहले के टाइम पे ब्रेक्स फेल, जब हम लोग बोलते हैं कि ब्रेक फेल हो गया, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी पाइप में लीकेज आ गया, तो क्या ये फॉर्मूला और ये क्या ये चीजें काम करेंगी, नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करने वाले। सो द लिक्विड शुड बी एनक्लोज। तो पहले के टाइम पे जब भी हम लोग बोलते थे, अभी तो इंजीनियरिंग बहुत परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट हो गया, तो अगर आप देखोगे तो पहले के टाइम पे ये ब्रेक्स काम नहीं करते थे, तो उसको हम लोग ब्रेक फेल बोलते थे। बट आजकल के इसमें 1 आउट ऑफ बिलियन चांसेस है कि बिलियन टाइम अगर आप प्रेस करोगे तो कहीं तो जाके एक बार आपका ये ब्रेक फेल होने के चांसेस है, ठीक है। बट दो कंडीशन है, इसके अंदर कहीं पे भी एयर नहीं होना चाहिए और ये पूरा एनक्लोज होना चाहिए, ये दो मेन कंडीशंस होते हैं। दिस आर कॉल्ड एज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। एंड लास्ट है आपका हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है, लास्ट है आपका, यहाँ पे देख लो हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है। बेसिकली आपका जो कॉइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, अभी कॉइन में एक एक करके तो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, तो हम लोग कैसे करते हैं, एक बड़ा सा, हम लोग इसको रैम बोलते हैं या ओवरहेड बोलते हैं, इसके ऊपर एक बड़ा सा ऐसा एक रैम होता है, इसके नीचे अगर आप देखोगे कॉइन के शेप के यहाँ पे रिवेट्स होते हैं जिसको हम लोग डाई बोलते हैं, ठीक है, और नीचे एक मेटालिक शीट रहेगा। तो जैसे मैं इसको जोर से यहाँ पे प्रेस कर दूंगा तो कहने से यहाँ पे ऐसे कुछ सर्कुलर कॉइन्स निकल जाएंगे, तो दो, सो दैट इज द कॉइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो कॉइन कुछ ऐसे मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। बट यहाँ पे भी वही इशू है, ये तभी, और यहाँ पे भी अगेन एरिया इज वेरी लार्ज, यहाँ पे जो पंप कनेक्टेड रहता है उसका एरिया विल बी स्मॉल, तो A1 इज स्मॉलर देन A2, सो F2 विल बी ग्रेटर देन F1, पक्का। तो ऐसा कुछ लॉजिक लगता है, ठीक है। आपने कहीं पे ऑयल रिफाइनिंग आप गए हो, कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं? अगर आप ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री पे कहीं गए रहोगे, सो 20-25 ईयर्स अगो के जो ये रहेंगे वर्कर्स, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आप देखोगे जो असेंबली लाइन पे वगैरह काम करते हैं या फिर लाइन पे काम करते हैं, यू विल नोटिस दैट उन लोग के कम से कम 1 से 2 फिंगर्स मिसिंग होते हैं। हाँ। क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अगर लीकेज हो गया, ये रैम बहुत जोर से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। सो ड्यू टू दिस जनरली बहुत सारे लोगों के क्या होगा, तो यहाँ पे लोगों के 1-2 फिंगर्स मिसिंग होने के चांसेस पहले बहुत होते थे, स्पेशली हु वर्क अराउंड दिस। बट अगेन अभी अगर आप अभी का पार्ट देखोगे, दिस इंजीनियरिंग हैज बीन परफेक्टेड, तो जनरली ये केस नहीं होता जनरली,
ठीक है, पहले जितना होता था। तो अभी हाँ अभी भी डेंजरस है ये। अभी ऑपरेट करते थे finally। क्या कैसे आया मतलब क्या होता है? ये hydraulic press पे काम करते हैं। यही हाइड्रोलिक प्रेस है। उस पे काम करते हैं वो यार। हाँ उंगली कैसे करते हैं उसको दिखाओ। अरे सिंपल है, देखो ये मैंने प्रेस कर दिया, अभी वो इतना प्रोसेस देखो, ये जैसे मैंने प्रेस कर दिया नीचे कॉइन गिर गए, तो कॉइन को सॉर्ट करना पड़ेगा ना। बहुत सारी चीजें होती है, मतलब ये तो मैंने बहुत ही, ये तो मैंने सिर्फ एक प्रोसेस बताया, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। जैसे कि ऑयल ऑयल क्या हुआ, हाँ न्यूमेटिक्स, तो उसके हिसाब से होता है, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं, 0.3 0.4 उसके हिसाब से। तो ये आप एक सेकंड, तो आप अगर आप देखोगे, ऐसे मैंने ऊपर से प्रोसेस बताया। अगर आप ऑयल एक्सट्रैक्शन देखोगे, यू हैव टू प्रेशराइज द ऑयल एट वेरी लार्ज फॉर बाय अप्लाइंग अ वेरी लार्ज फोर्स, तभी वो ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है, वरना वो ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो वो आपको सेग्रीगेट करने के लिए यहाँ पे ये सब चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। सो एंड इन द वर्स्ट केस सिनेरियो यू कैन डाई ओवर हियर, ठीक है। अगर ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, अगर सपोज की हैंड ही कट हो गया, या फिर बहुत सारी केस में अगर ये ऐसे हो गया, ठीक है, तो चांसेस है आपके डेथ का भी चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। बोलो, ये बस लिख लेना, ये बस 3 लिख लो, आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना। बोलो, उसमें हाँ क्या फ्लूइड सिस्टम, बोलो फ्लूइड सिस्टम में, फुल सिस्टम में तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि एयर तो कंप्रेसिबल है, और ये पूरे सिस्टम, हाँ तो काम ही नहीं करेगा, एयर तो कंप्रेसिबल है। न्यूमेटिक्स हम लोग यूज करते हैं, बट वो अलग होता है, न्यूमेटिक्स अलग है, एयर अलग है, थोड़ा इंजीनियरिंग प्रोसेस है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। अच्छा मुझे बताना वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर वर्क डन W रहेगा, यहाँ पे वर्क इनपुट अगर W है, तो वर्क आउटपुट भी कितना रहेगा, W ही रहेगा ना। वर्क तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल मतलब जितना वर्क इनपुट है उतना वर्क आउटपुट रहेगा। विस्कोसिटी में 0 मान के चल रहा हूँ, ठीक है, पक्का। देखते हैं हम लोग सम्स में देखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एकदम इजी सा है। Viscosity is basically friction in the fluids. Not exactly, but आप वैसे समझ के चल सकते हो, हम लोग देखने वाले आगे में। हाँ स्टिक होना या फिर फ्लो को थोड़ा स्लो कर देता है एंड लेयर्स को सेपरेट कर देता है, वो विस्कोसिटी होता है, वो देखेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए फ्रिक्शन मान के चलो अभी। और सॉलिड्स में फ्रिक्शन अलग से एक्ट होता है, फ्लूइड्स में अलग है। कर लोगे, एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये। इसके बाद इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये तो एकदम छोटा सा पास कर लो, एक ही सम हम लोग करेंगे, और एक सम आई थिंक सो एक में ही काफ़ी हो जाएगा। वॉकडन में पूछा ही है ना, ओके ठीक है। रैम का 30 सेंटी, मुझे बताओ एरिया और डायमीटर कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं? डायमीटर के स्क्वायर्स है ना, डायमीटर स्क्वायर लो या रेडियस स्क्वायर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रोपोर्शनलिटी है ना। तो मुझे बताओ 30 और 4.5, यहाँ पे प्लंजर पे कितने का फोर्स अप्लाई किया है? इतने का, 500 4.5 क्या हो जाएगा यहाँ पे? (2.22 into 10⁴) मतलब या 20/9 ऐसे कुछ, 20/9 into 10⁴। दोनों में सेम ही है ना वर्कडन? हाँ 1000। वर्कडन तो एकदम ही सिंपल था। मैं नहीं सॉल्व करूँ चलेगा ये क्वेश्चन? वर्कडन भी आ गया ना 1000। डन, यहाँ पे सेकंड बेंच हो गया, सॉल्व करो फटाफट, ठीक है। चलो मैं नहीं सॉल्व करूँ चल जाएगा, इजी सा पार्ट है, ओके।
मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ 22 इंटू 10⁴ एंड सेकेंड पार्ट आ गया रहेगा 1000। कितने लोगों का आ गया ये? आ गया सबको ही? चलो मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है? इतना ही था पास्कल्स लॉ में, ठीक है? एंड बाय द वे एफएलटी में आपको मैंने बता दिया लास्ट लेक्चर का, और ये फोर्स और टॉर्क वाला भी आ सकता है, उसमें उसका ही पार्ट था क्योंकि ये दो लेक्चर कुछ उसमें एक समी किया है, ठीक है? पता नहीं, मैंने पेपर सेट नहीं किया, मिस्ट्री है, मैंने नहीं किया। हाँ फोर्स और टॉर्क वाला पार्ट ये नहीं, पास्कल्स वगैरह नहीं है, ठीक है? चलो डन। आप देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पेन नीचे रख दो, यस। सो अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देख लेते हैं। पेन नीचे रख देना। So the story goes somewhat like this. Everyone look here. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टोरी अगर आपको पता रहेगा, so look here everyone. Everyone look here. Archimedes who existed somewhere around I think so 3rd BC या 4th BC में, ठीक है? And he was among the smartest people to exist at the time, ठीक है? और even if you consider now, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे he was a Greek scientist, ठीक है? एंड यस ग्रीस, एंड वो टाइम पे उनको ये चैलेंज दिया था कि, एंड बाय द वे आपको ये पता है या नहीं आई डोंट नो, सो ही वाज वेरी क्लोज टू द डिस्कवरी ऑफ कैलकुलस आल्सो, ठीक है? ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स बिफोर, ऑलमोस्ट 2000 ईयर बिफोर न्यूटन, ठीक है? बट उनका अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया। उनका डेथ भी थोड़ा सा ये है, नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं है। एवरीवन लुक है। सो द लॉजिक मैंने समझो तो सही एवरीवन। तो स्टोरी कुछ ऐसा है, यहाँ पे देखो कि एट द टाइम अगर मैंने कोई भी एक स्टैंडर्ड शेप पकड़ लिया, जैसे कि इफ आई कंसिडर लेट अस से कि ये मुझे टैप का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है? ये टैप का मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो फिलहाल के लिए इसका वॉल्यूम निकालना एकदम सिंपल है क्योंकि ये स्टैंडर्ड शेप है या नहीं है। अगर मैं एजेस को थोड़ा निग्लेक्ट कर दूं, सो कहने से लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से मुझे इसका वॉल्यूम आ जाएगा पक्का। अगर मुझे कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब दे दिया, ठीक है, जैसे कि वो वाला बॉटल था, वो सब का मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h पक्का। तो ये सब वॉल्यूम मैं आराम से निकाल सकता हूँ ऑफ द स्टैंडर्ड बॉडीज। बट व्हाट इफ आई कंसिडर अ नॉन स्टैंडर्ड बॉडी, जैसे कि अगर ये हो गया, ठीक है, जैसे कि अगर मैंने इसको ओपन कर लिया लेटर से, तो इसका टिप का अगर आप देखोगे ये अलग है, यहाँ पे कुछ कर हो रहा है, इसका वॉल्यूम अलग है, इसका वॉल्यूम अलग है। सो ही वाज पोस्ड विद द चैलेंज दैट ही वांटेड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नॉन स्टैंडर्ड शेप्स। जैसे कि आप वो टाइम पे किंग ने उनको चैलेंज दे दिया था कि मतलब चैलेंज है, बट ही वांटेड अ सॉल्यूशन ऑफ हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हिज क्राउन। क्योंकि अगर आप देखोगे क्राउन का शेप तो कोई भी स्टैंडर्ड होता नहीं है, ठीक है। सो द स्टोरी गोस, आपको मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता भी है कि ही वाज टेकिंग अ बाथ एंड बाथटब पूरा यहाँ पे पानी से भरा था, एंड व्हेन ही वेंट इनटू इट, तो यहाँ से जितना पानी बाहर फ्लो हो गया, ठीक है, दैट वाज द वॉल्यूम ऑफ हिज बॉडी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कोई भी, अगर आप आउट ऑफ शेप बॉडीज देखोगे, जैसे कि हम लोग का है, ठीक है, ओके, सो ओवर हियर इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी, दो कंडीशन है, बट पहला कंडीशन दैट बॉडी शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, वरना तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। दूसरा, केमिकली रिएक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली केमिकली रिएक्ट होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस या जो भी हो जाएगा, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस एक्सोथर्मल और फिर एंडोथर्मल, यहाँ पे कुछ भी प्रोसेस होके चेंजेस आ सकते हैं। अगर ये दो चीजें नहीं हो रही तो मैं वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आराम से निकाल सकता हूँ। कुछ नहीं है, बाथटब में आप कोई भी एक बॉडी डाल देना, तो यहाँ पे बॉडी ऐसे ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो लुक हियर, तो अगर कोई भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल दोगे तो जितना पानी बाहर आ जाएगा, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द बॉडी। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो, ठीक है। अगर एब्जॉर्ब नहीं करता पहली चीज बॉडी, और दूसरा केमिकली रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, तो आप आराम से ये चीज निकाल सकते हो, ठीक है। एंड यू नो द फर्दर स्टोरी की, मतलब व्हेन शी गॉट द सॉल्यूशन ही रैन अराउंड द टाउन नेकेड, ठीक है, ये रियल स्टोरी है, ठीक है। बट anyway, he found the so look here. So anyway,
ही कैलकुलेटेड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एनी आर्बिट्री शेप, कोई भी शेप हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर ये दो क्राइटेरिया यहाँ पे रिजॉल्व होते हैं और आपको पानी में आराम से डालना पड़ेगा, ऐसे फेंकना नहीं है क्योंकि उसमें पानी थोड़ा सा बाहर जा सकता है, आराम से इफ यू इंसर्ट द वाटर इफ इट इज कंप्लीटली इमर्स, तो जितना पानी बाहर आ जाएगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो एक्सेप्ट दिस देन ही रैन, ठीक है, तो एक्सेप्ट दिस इनडिसेंट एक्सपोजर, ठीक है, अगर आप देखोगे ही वॉज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन एट द टाइम, ठीक है, एंड ही ऑलमोस्ट डिफीटेड मेनी ऑफ द रोमन सोल्जर्स, ठीक है, बाय बिल्डिंग शिप्स, वो शिप्स एकदम परफेक्टली डिजाइन करते थे, एंड व्हेन फाइनली रोमन्स वन, ठीक है, तो वो कुछ तो मैथ सॉल्व कर रहे थे, एंड वन ऑफ द रोमन सोल्जर्स आस्क्ड हिम टू was summoned by the king, ठीक है, Archimedes was summoned by the king, but his last words were do not disturb my circles, तो ये उनके लास्ट वर्ड्स थे, एंड ही वॉज किल्ड ऑन द स्पॉट, ठीक है, तो वैसे एनीवे नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे देखते, सो यहाँ पे देख लेते, तो आर्किमिडीज का कुछ ऐसे ऐसे ओवरऑल स्टोरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, सो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें, फर्स्ट थिंग यहाँ पे इफ आई कंसिडर एवरीवन लुक हियर, एक मैं बॉडी ले लेता हूँ, लेट अस से द बॉडी इज फ्लोटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें से समझना है, सबसे पहले चीज, ठीक है, इफ अ बॉडी इज फ्लोटिंग इन वाटर, मुझे पता नहीं इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट होंगे क्या, हाँ कौन से फोर्सेस है फिलहाल के लिए, बॉयंट mg नीचे रहेगा, मुझे बताना कि यहाँ पे बॉयंट फोर्स करने से पहले अंडरस्टैंड वन सिंपल लॉजिक, इफ आई कंसिडर दिस थिंग, अगर सिर्फ mg एक्ट होता, दूसरा कोई फोर्स नहीं रहता, द बॉडी वुड सिंक, करेक्ट है, so there should be a balancing force which acts in which direction, upward direction, even if the body sinks, यहाँ पे buoyant force तो act होगा ही होगा, अभी वो कैसे आगे हम लोग देखेंगे, ये जरूरी नहीं है कि बॉडी से फ्लोट होना चाहिए, तो buoyant force तभी भी एक्ट होगा when the body sinks, ठीक है। अभी हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। So under this condition there are two important things, the first thing is volume of solid submerged या फिर inside liquid will be equal to volume of liquid displaced। मतलब क्या, इफ आई कंसिडर कि यहाँ पे क्यूब है, क्यूब का टोटल वॉल्यूम लेटर से कि 8 सेंटीमीटर क्यूब है, कि अज्यूम करके चलते हैं, बट ये फ्लोट हो रहा है, पूरा पानी के अंदर है क्या फिलहाल के लिए, नहीं, पानी के अंदर सिर्फ 6 सेंटीमीटर क्यूब है, तो पानी कितने से डिस्प्लेस होगा, 8 से या 6 से, 6, जितना पानी के अंदर है उतना ही हम लोग को वॉल्यूम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर 3 कंडीशन बनेंगे, हम लोग बाद में देखते हैं, यहाँ तक लॉजिक समझो। कैन आई से द बॉयंट फोर्स, इसका फॉर्मूला डेरिवेशन वगैरह फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सेम ही होता है, पूरा थ्योरेटिकल है। कैन आई राइट इट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पे जी, पक्का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नॉट राइट, पहले देखते हैं इसको, ठीक है। एक सेकंड, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताना, यहाँ पे मैं बॉडी को स्टेबल मान के चल रहा हूँ, व्हाट इफ द लिक्विड इज एक्सेलरेटिंग, तो एक ही चेंज आएगा, जी के जगह पे क्या होने वाला है, जी इफेक्टिव, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे, बी इज इक्वल टू रो एल इंटू वी एल इंटू क्या, जी इफेक्टिव, पक्का। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, buoyant force will always act in the direction of the resultant या अपोजिट, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए, पक्का। बोलो क्या डाउट है, पूछो, बाकी के लोग कॉपी करोगे। ओके, तो बॉडी फ्लोट होता है या सिंक होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, इफ योर एवरेज डेंसिटी कम्स आउट टू बी लेस देन दैट ऑफ वाटर, मतलब वाटर के अगर मैं देखूँ तो यू विल फ्लोट, अदरवाइज यू विल सिंक। अगर आप टेक्निकली देखोगे, आपको स्विमिंग करना आपके बर्थ के पहले से आता है, ठीक है। सो व्हेन यू आर इन द वूम, तो आप खुद मतलब फ्लोट होते हो लिक्विड्स में, सो यू नो हाउ टू स्विम इवन बिफोर योर बर्थ, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इफ यू कंसिडर बेबीज, तो जो 2-3 साल के, उनको भी स्विमिंग का ट्रेनिंग देते तो वो लोग आराम से स्विम कर लेते हैं। 2 रीजन है उसके, पहले तो दे हैव दैट थिंग इन बिल्ट इनसाइड देम। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप देखोगे उनका बोन डेंसिटी उतना ज्यादा नहीं होता, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपका बोन डेंसिटी बढ़ जाता है, आपके बोन्स फ्यूज होते होते, ठीक है, तो उसके वजह से वो लोग आराम से स्विम कर लेते हैं। बट व्हेन यू कंसिडर एन एडल्ट, तो हम लोग का बोन डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है, फिर भी हम लोग स्विम कर सकते हैं, सिंपल सा है, आपको खुद का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। तो खुद का वॉल्यूम कैसे करेंगे हम लोग, बढ़ाएंगे इनहेल करके। तो अगर इनहेल करके इफ आई इन्फ्लेट माय लाइक स्टोमक एंड चेस्ट अ लिटिल बिट, तो मैं आराम से स्विम कर सकता हूँ। तो वही रीजन है, और कोई रीजन नहीं है।
अनलेस अभी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे मतलब बहुत सारे नहीं, बहुत रेयर केस है जहाँ पे बोन डेंसिटीज ऑफ सम पीपल आर सो हाई कि वहाँ पे उनको स्विमिंग होगा ही नहीं, वो लोग स्विम कर ही नहीं सकते। बट उनका एक फ़ायदा है, अगर वो एक्सीडेंट वगैरह में होता है उनका तो उनके बॉडी को इतना कुछ होता नहीं है, बट दे कांट स्विम। क्या? हाँ ओके, नहीं वो तो आपका वो तो फिर वो कंडीशन वैसे करते हैं हम लोग, ये नेचुरली की बात कर रहा हूँ। नेचुरली उनका बोन डेंसिटी बहुत हाई होता है। हाँ बट कितना वो डिपेंड कर, डेड सी वगैरह है बट वो डिपेंड करेगा कितना सॉल्टी है। एवरीवन देखो यहाँ पे 3 कंडीशंस है, डू नॉट राइट एवरीवन, लुक हियर जस्ट हेल्प मी विद दिस 3 कंडीशंस। अब यहाँ पे देख लेते हैं। पहला कंडीशन, अगर आप कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, लेट मी सॉल्व दिस थिंग एंड देन यू कैन कॉपी इट डाउन, ठीक है, पेन नीचे रख देना। जस्ट हेल्प मी विद दिस, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में मैं सीधा सब्स्टिट्यूट करूंगा, तभी मुझे मत पूछना कि वो सब्स्टिट्यूट कैसे किया है मैंने, वो सीधा कंडीशन के ऊपर आ जाएगा। मुझे पता ना, अगर मैं एक सॉलिड बॉडी लेता हूँ, हॉलो नहीं सॉलिड, तो हम लोग को पहली चीज मुझे बताओ कि वो फ्लोट होगा या सिंक होगा, वो कैसे पता चलेगा? व्हाट इज द पैरामीटर इट फॉलोज? डेंसिटी। इफ इट इज मोर देन दैट ऑफ वाटर इट विल सिंक, इफ इट इज लेस देन दैट ऑफ द फ्लूइड देन इट विल फ्लोट, और अगर एकदम एग्जैक्टली इक्वल टू फ्लूइड रहेगा तो इट विल जस्ट फ्लो, ठीक है। तो ये मैं बार बार नहीं बताने वाला। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन, अगर आप देखोगे तो मैंने जो डायग्राम बनाया वो इतना ही आर्टिस्टिक स्किल्स है मेरे पास, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। तो थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है पूछना मत मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, एवरीवन लुक हियर, पता नहीं मुझे क्या, एवरीवन लुक हियर। यहाँ पे इफ आई कंसिडर एवरीवन लुक हियर, फर्स्ट कंडीशन में ये सिंक्स है और ये जस्ट सिंक होने के पहले की बात है, एंड इट जस्ट फ्लोट्स, एंड यहाँ पे देखते हैं इट कंफर्टेबली फ्लोट्स। In the first, for the first condition, let us assume, now don't talk, everyone, now don't talk, everyone look here. यहाँ पे अगर मैं बॉडी ले लूँ, मान लेते ये बॉडी ऊपर था कहीं पे, तो now don't talk, everyone look here, look here. ये बॉडी के ऊपर फोर्सेस वापस, अभी मैं विस्कस फोर्स को इग्नोर कर रहा हूँ, वो टेक्निकली यहाँ पे एक्ट होगा, बट mg नीचे रहेगा एंड बॉयंट फोर्स ऊपर रहेगा। ये सिंक हो रहा है, आराम से सिंक हो रहा है, तो सिंक हो रहा है तो कहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर या नीचे? तो कौन सा फोर्स ग्रेटर हो गया? Okay, so first important thing over here is, can I write mg will be equal to the buoyant force? mg will be greater than the buoyant force. Sorry. पक्का? क्या यहाँ पे पूरा का पूरा बॉडी फ्लूइड के अंदर है? हाँ. So can I write volume of the liquid will be equal to volume of the solid? पक्का? ठीक है, पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछते जाओ। सेकंड पार्ट में मुझे बताओ, वापस 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, mg एक्ट हो रहा है और बॉयंट फोर्स ऊपर एक्ट हो रहा है, जस्ट सिंक हो गया। कैन आई राइट mg विल बी इक्वल टू बी? क्या यहाँ पे पूरा का पूरा सॉलिड अंदर है फ्लूइड के? हाँ, जस्ट अंदर है। सो कैन आई राइट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस विल बी अगेन इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, लास्ट केस में भी अगर आप देखोगे mg नीचे एक्ट हो रहा है, बॉयंट फोर्स ऊपर एक्ट हो रहा है, बट ये पूरा सिंक हुआ है क्या? अभी नहीं। सो द फर्स्ट थिंग यहाँ पे अगर आप देखोगे, फर्स्ट कंडीशन में mg विल बी ग्रेटर देन b, mg विल बी इक्वल टू b, यहाँ पे क्या आएगा? इक्वल टू b आएगा। अगर ऑब्वियसली अगर बॉयंट फोर्स ग्रेटर रहता तो ऊपर एक्सेलरेट होता था ना, पक्का इक्वली है यहाँ पे, समझा? And what about the liquid displace? Can I say the liquid displace will be smaller than volume of the solid? पूरा का पूरा solid liquid के अंदर है क्या? नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर just float जिसका डेंसिटी just equal to water है, या तो जो लिक्विड है उसके, तो अगर मैं पूरे कंटेनर में वो कहीं पे भी छोड़ के आऊँ तो वो वही रहेगा। हाँ, टेक्निकली प्रैक्टिकली नहीं, बट अगर मैं ये कंसिडर करूँ तो हाँ, अगर आप देखोगे तो आप खुद से पानी के अंदर खुद से मतलब इक्विलिब्रियम में रह सकते हो। ठीक है, बट अगर आप थोड़ा भी ऊपर नीचे डिस्प्लेस हो तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने लगोगे कहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये शॉर्टकट में सीधा सीधा अप्लाई करता हूँ। देखो, आपको बेसिकली ये 2 ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब इसके लिए समझ लेना वॉल्यूम सेम है। कैन आई राइट दिस पार्ट एज, ध्यान से देखना, कैन आई राइट दिस पार्ट एज, मास को मैं क्या लिखूं? डेंसिटी ऑफ द क्या? सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे? g विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे? g दोनों साइड से कैंसिल आउट होने वाला है। सो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड
will be equal to, can I write volume of the liquid divided by volume of the solid is equal to density of solid divided by density of liquid, और इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलेंट रिलेटिव डेंसिटी, या फिर और एक नाम है एक्सेलेंट, पक्का? बट ये सिर्फ कौन से कंडीशन के अंदर अप्लाई होगा? फ्लो। ये दोनों कंडीशन अगर मैं अज्यूम कर लूँ चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं ये दोनों कंडीशन अज्यूम कर लूँ, सो कैन आई अज्यूम, ठीक है, यहाँ पे देखो ये शॉर्टकट में अप्लाई करने वाला हूँ। दोनों कंडीशन के लिए बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू क्या, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू जी आ जाएगा, हाँ या ना? बट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बोथ आर, यहाँ पे देख लो सेकंड बेंच, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बोथ आर सेम, सो कैन आई राइट रो एल इनटू वी एस इनटू जी? So can I write this part as under this condition rho L divided by rho S into M into G? देख लो एक बार, सही है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड को मैंने क्या लिखा? मास अपॉन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। पक्का ये क्लियर है? ये दोनों के लिए यहाँ पे अप्लाई होगा, तो मैं ये सीधा सीधा अप्लाई करने वाला हूँ। इसको हाईलाइट कर लेना, शॉर्टकट है, वैसे ज़रूरत नहीं है आपको याद रखने की, बट अगर याद रखोगे तो फटाफट सम्स हो जाएंगे। और नोट इसका अननेसेसरी है, वैसे तो मैंने लिखा है। बोले ना, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता। नहीं लिखते, नहीं लिखते। हाँ वो भी करेंगे ना सम, इनफैक्ट हम लोग बहुत सम्स करने वाले हैं फ्लूइड के ऊपर फ्लूइड। फिर अगर बॉडी जस्ट फ्लोट हो रहा है तो उसको हम लोग प्रेशर देके नीचे और पूरा सिंक करा सकते हैं ना, बहुत कुछ चीज़ें इक्वली एसएचएम परफॉर्म कर सकता है, वो तो सम किया हम लोग ने। तो बहुत सारे कंडीशंस बनते हैं इसके अंदर। एसएचएम ये कंडीशन में ही बनेगा ना, ये पुश करेंगे तभी ऊपर नीचे जाएगा, उसमें तो कुछ होगा ही नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, और उसमें तो खुद एक कांस्टेंट फोर्स है नीचे। ओके डन, आई होप सो सबका हो गया ये डन। ओके डन, यहाँ पे लास्ट में सही लास्ट हो गया। हो गया ना? पेन नीचे मत रखो, मत रखो, मत रखो, लिखना है आपको, ठीक है? हो गया ना पक्का? आप देखते हैं ये चीज़ें आप लिखते जा सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ बॉयंट फोर्स, पहला फटाफट मैडम, प्रॉपर्टीज ऑफ बॉयंट फोर्स, पहला प्रॉपर्टी, बॉयंट फोर्स इज एडिशन ऑफ ऑल हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जितने भी फोर्सेस एक्ट होंगे, मतलब जी इफेक्टिव लेना पड़ेगा इन शॉर्ट, ठीक है? जितने भी अगर आप देखोगे हाइड्रोस्टैटिक का, तो विस्कस फोर्स इसके अंदर आएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो डायनामिक हो गया ना, ठीक है? विस्कस फोर्स इसका पार्ट नहीं है। तो स्टैटिक फोर्सेस जितने भी, सरफेस टेंशन भी अगर आप देखोगे उसमें हम लोग नॉन आइडियल फ्लूइड पकड़ के चलते हैं, वो आइडियल फ्लूइड नहीं है। सेकंड, अगर आप देखोगे बॉयंट फोर्स एक्टिंग और एक्सेलरेटिंग वेसल्स इज गिवन बाय, आपको पता है क्या है, B इज इक्वल टू रो जी इफेक्टिव इनटू H। वो दो बार रिपीट हो गया, बट लिख लो। चल चलो थर्ड है, हाँ वो फर्स्ट नहीं है, वो पीपीटी को थोड़ा सा डिसलेक्सिया हो गया तो, ठीक है? थर्ड है वो, क्या लिखा है? बॉयंट फोर्स कैन बी सेड टू एक्ट एट अ पॉइंट कॉल्ड एज सेंटर ऑफ बॉयंसी, दिस पॉइंट इज सीएम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। थर्ड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके नीचे हम लोग एग्जांपल लिखेंगे। हो गया ये? थर्ड पॉइंट के नीचे ये लिख दिया ना, रो एल जी इफेक्टिव इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पे V। यहाँ पे देखते हैं,
इफ आई कंसिडर फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर लेट अस से कि मैंने क्यूबिकल बॉडी यहाँ पे इमर्स कर दिया है सच दैट इट इज फ्लोटिंग। अभी देखना ध्यान से, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग एवरीवन। लिखे क्यूबिकल बॉडी मैंने इंसर्ट कर दिया है जिसका लेंथ एल है, ठीक है, थोड़ा बड़ा निकाल देता वरना, सो लुक हियर, सो ओवर हियर इफ आई हैव इंसर्टेड अ क्यूबिकल बॉडी, ठीक है, जिसका लेंथ एल है, ठीक है, मान लेते हैं जिसका लेंथ एल है, ये गिवन कंडीशन है। कंडीशन ये दिया है कि इसका लेटर से कि 80% फ्लूइड के अंदर है, ठीक है, 80% इज इनसाइड फ्लूइड। इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बॉयंसी हम लोग को मार्क करना है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कितने लेंथ पे आएगा, L/2, ऊपर से या नीचे से फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों से सेम ही रहेगा ना। यहाँ पे देखो मैं फिलहाल के लिए नीचे से मार्क करता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा ये चीज, L/2। अच्छा ओके, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ मास COM। जो आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी रहेगा वो इस पार्ट का COM रहेगा, जितना पानी के अंदर है उतना ही। तो फिलहाल के लिए ये कितना पानी के अंदर रहेगा, 0.8 L पानी के अंदर है ना, तो उसका कितना हो जाएगा 0.4 L लिख देता हूं मैं। तो ये पॉइंट हो गया मेरा सेंटर ऑफ बॉयंसी, जो 0.4 L पे है वो 0.5 L पे। यहां तक समझ में आया, ठीक है। मैं और एक सम लेता हूं, बाद में मैं थोड़े डिफिकल्ट पार्ट में जाता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं फ्लूइड है, सिलेंडर है, फटाफट मुझे बताओ लेंथ एल है, ओके, एंड लेट अस से कि 60% पानी के अंदर है, या फिर यहाँ पे देख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं कि इसका लेट अस से 30% पानी के बाहर है, 30% पानी के बाहर है। सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे आएगा, L/2 पे, मतलब 0.5 L पे। नीचे से मैं मार्क कर लेता हूँ, पानी के अंदर ही रहेगा वो भी, तो COM यहाँ पे रहेगा 0.5 L के हाइट पे। व्हाट अबाउट द सेंटर ऑफ बॉयंसी, 0.35 बॉटम से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी रहेगा 0.35, ओके, L। पक्का, यहाँ तक लॉजिक क्लियर है सबको? यस, थोड़ा डिफिकल्ट इसमें जा सकते हैं। अभी देखते हैं, मान लेते हैं कि अगर मैंने एक बॉडी ले लिया, स्फेरिकल बॉडी है बट हॉलो स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर है, और एग्जैक्टली पानी के अंदर हाफ पानी के अंदर है, हाफ पानी के बाहर है, ठीक है, हाफ पानी के अंदर है, हाफ पानी के बाहर है। लेट अस से द रेडियस ओवर हियर इज इक्वल टू R, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, एग्जैक्टली वाटर सरफेस पे। पानी अंदर नहीं गया अभी भी, मतलब समझ रहे, यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ अच्छे से, वरना आधा पानी के अंदर है, आधा पानी के बाहर है। ये पानी अंदर नहीं है, मतलब क्लोज्ड है पूरा। अच्छा मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास कितने कहाँ पे आएगा, एग्जैक्टली सरफेस पे आने वाला है सेंटर ऑफ मास। अच्छा, सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास पे रहेगा, ठीक है, उतना ही है ना पानी के अंदर। हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कितना होता है, 3R/8, ठीक है। अगर मैं देखूं, सॉरी R/2, सॉरी हॉलो का R/2, और सॉलिड का क्या रहता है, कितना रहेगा, हॉलो का रहेगा या सॉलिड का रहेगा, सॉलिड। सेंटर ऑफ बॉयंसी 3R/8 का रहेगा, दैट इज फॉर द सॉलिड एंड नॉट फॉर द हॉलो। एग्जैक्टली, इतना पार्ट पानी के अंदर है, हेमिस्फीयर पानी के अंदर है, हॉलो या सॉलिड हो बाद में देखते हैं, फिलहाल के लिए हेमिस्फीयर पानी के अंदर है। हेमिस्फेरिकल पार्ट का अगर आप सॉलिड का देखोगे, नॉट राइट, यहाँ पे देख लो, सॉलिड का 3R/8 आता है एंड हॉलो का कितना आता है, R/2। आंसर 3R/8 है, इवन इफ आई कंसिडर अ हॉलो स्फीयर क्यू। यस यस, लिक्विड का हम लोग को COM लेना है। मतलब क्या, यहाँ पे देखो, मुझे बताओ, एकदम सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं पूरा इमर्स कर देता हूँ। एक मैं सॉलिड क्यूब लेता हूँ, ठीक है, वो सॉलिड किसका भी बना हो, मान लेते कि गोल्ड का बना है, तो वो सिंक हो जाएगा, पूरा सॉलिड है, पूरा सॉलिड है। मुझे बताओ, टेल मी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, L³ है, पक्का इसका वॉल्यूम L³ हो जाएगा। बट अगर मान लेते ये कोई और मेटल का बना है, कुछ भी रहे दो, बट ये हॉलो है,
फिर भी वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस कितना रहने वाला है, एल क्यू। पक्का? तो ये स्ट्रक्चर सॉलिड या हॉलो से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? बाहर का वॉल्यूम डिस्प्ले तो मतलब इन शॉर्ट वॉल्यूम इज इंटरैक्टिंग ओनली विद द आउटर पेरिफेरी, और आउटर पेरिफेरी फिलहाल के लिए मतलब बेसिकली सबके लिए क्या हो जाएगा, सॉलिड। हाँ, अगर यहाँ पे एक लीक हो गया, मान लेते कि यहाँ पे एक मैंने होल ड्रॉ कर लिया तो पानी अंदर चला गया तो वो सिंक हो जाएगा, दैट इज ओके, बट व्हाट विल बी द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड? नहीं, 4 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब ना, उतना डिस्प्लेस होगा क्योंकि अभी पानी अंदर भी गया है क्या? हाँ, समझ में आया? और एक बार ये केस में जब भी वो सिंक हो रहा है, कोई भी पानी लीकेज वगैरह नहीं है, पानी अंदर नहीं गया, तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा? सिर्फ बाहर के सॉलिड हेमिस्फीयर का। बट अगर सपोज कि यहाँ पे लीक हो जाता है तो पानी अंदर भी जाएगा ना, तो कितना वॉल्यूम ये केस में वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना रहेगा? मान लेते हैं ये पूरा पानी के अंदर है तो 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब पूरा पानी के अंदर है, तो लीक भी हो गया मान ले ये फर्स्ट केस में, और सेकेंड केस में मान लेते कि यहाँ पे लीक हो गया तो पानी अंदर भी जाएगा ना, 2 टाइम्स नहीं होगा, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस क्या, स्मॉल आर क्यूब। पक्का? सेकेंड कंडीशन में ये पूरा पानी के अंदर आ गया तो वो केस में बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा। मतलब मान लेते कि ये मैंने पूरा ओपन, मान लेते कि वो पूरा ओपन करके मैंने, मतलब वही हो गया ना, पूरा सिंक हो रहा है तो पूरा ओपन करके पानी के अंदर गया। अब बताओ कितना आ जाएगा? ये वाला वॉल्यूम कितना रहेगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, उतने का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। पक्का? यस, ठीक है, कॉपी डाल देते हैं। क्या हुआ? स्वयं फ्लूइड का फ्लूइड डिस्प्लेस क्या रहेगा? फ्लूइड इतना पूरा डिस्प्लेस हो जाएगा ना, तो वो अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ये कुछ आपका ऐसे दिखाई देगा, इतना इतना सीएम ये पार्ट का पूरे फ्लूइड का, और पूरा फ्लूइड अगर आप देखोगे, मैं शेप अच्छे से ड्रॉ कर लूँ तो ये क्या दिख रहा है? यस, सॉलिड हेमिस्फीयर। लिक्विड इतना डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, अगर लीक नहीं है तो। अगर लीक रहेगा तो ऑब्वियसली पानी अंदर चला गया तो उतना डिस्प्लेस नहीं होगा, कम ही डिस्प्लेस होने वाला है उससे। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल सबने लिख दिया, साइड बाय साइड ही ड्रॉ कर लो। बॉयंसी देखो, एक पॉसिबिलिटी जहाँ पे बॉयंसी ग्रेटर देन mg का पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मैंने एक लेटर से प्लास्टिक बॉल ले लिया, वो तो फ्लोट होना चाहिए, और मैं ज़बरदस्ती इसको पानी के नीचे लेके जाता हूँ एंड देन आई लीव इट, तो तभी बॉयंट फोर्स ग्रेटर हो गया, तभी आप देखोगे पानी के ऊपर जाता है वो, समझो? तो अगर मैं ज़बरदस्ती ऐसे कोई बॉडी लेके जा रहा हूँ पानी के नीचे तो पॉसिबल। पक्का? यस, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, when the body is floating in the liquid, the ratio of the volume, वापस वही चीज आ गया, क्या आ गया? VL divided by VS will be equal to rho S divided by rho L। लिख लेना, ये हो गया सबका लिख के, ये तो इजी था, नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, वैसे तो आपको पता ही है। अच्छा, लास्ट पॉइंट करने से पहले, एंड ऑब्वियसली ये पॉइंट नंबर 4 है, एवरीवन लुकिए, सपोज कि एक लिक्विड है, लिक्विड का एक लेटर से कि कंटेनर का खुद का मास नहीं है कुछ भी, ठीक है, उसके नीचे मैंने ये कुछ रखा है, ये क्या है? वेइंग मशीन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वेइंग मशीन है या वेइंग स्केल है, लेटर से कि मान लेते कि लिक्विड कंटेनर का कोई मास नहीं है, कंटेनर का मास रहेगा फिर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट अभी फिलहाल के लिए सरफेस टेंशन के फोर्सेस हम लोग नहीं मेजर कर रहे, ठीक है। सो मुझे बताना है ये लिक्विड है जिसका मास लेटर से 5 kg है, वेइंग मशीन मुझे कितना दिखाने वाला है? 5 kg। अब देखते हैं, वेइंग मशीन मुझे बताओ कौन सा फोर्स दिखाता है? यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऊपर है, ये वेट ऑफ द लिक्विड, सिर्फ वेट ऑफ द लिक्विड को मैं VL लिख देता हूँ, ठीक है। सो कैन आई से इन द फर्स्ट कंडीशन नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड। पक्का? यस, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कुछ नहीं, सिंपल सा है कि मैंने यहाँ पे एक 2 kg का बॉडी ऐसे रखा है सच दैट इट फ्लोट्स, इट इज नॉट सिंकिंग, ठीक है। ये अगर ये सिंक नहीं हुआ तो इसके ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट होंगे? अब सिंक होगा बाद में देखते हैं, फिलहाल के लिए क्या होगा? mg और बॉयंट फोर्स ऊपर, ठीक है, दैट इज गेटिंग कैंसल्ड आउट। मुझे तो अभी ये वेइंग मशीन मुझे कितना दिखाएगा? विल इट शो मी 5 kg और 7 kg या 2 kg?
Will it show me 5 kg या 7 kg? हाँ मैंने से 5 kg, क्योंकि देखो एक सेकंड मैं पहले आपको एक ओवरऑल आइडिया बताता हूँ। वेइंग मशीन आपका कौन सा फोर्स दिखाता है, वो एक्चुअली वेट नहीं दिखाता कभी भी, सिर्फ नॉर्मल फोर्स दिखाता है। इसलिए तो लिफ्ट में एक्चुअल वेट नहीं दिखाता है, वो नॉर्मल फोर्स बढ़ जाएगा, इसलिए वो अपरेंट वेट जिसको हम लोग बोलते हैं वो दिखाता है पक्का। मुझे बताना, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है, वेट एल है, अभी इसके ऊपर ये एक्ट हो रहा है, इसके ऊपर बॉन्ड फोर्स ऊपर एक्ट हो रहा है, एमजी नीचे एक्ट हो रहा है पक्का। अभी भी वेइंग मशीन नॉर्मल फोर्स ही दिखाएगा, ठीक है, अभी भी वेइंग मशीन नॉर्मल फोर्स ही दिखाएगा। तो मुझे बताना आंसर क्या दिखाएगा, 5 kg या 2 kg? हाउ मेनी से 5 kg, हाउ मेनी से 7 kg? मतलब दो ही आंसर है, करेक्ट आंसर इज 7। कैसे कट कैसे? प्रेशर वेशर नहीं है, अभी मैं एटमॉस्फेरिक वगैरह नहीं पकड़ रहा। किसके वजह से ये 7 kg दिखा रहा है? न्यूटन के वजह से। यहाँ पे देखो, सो मुझे बताओ एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। तो इसके ऊपर अगर बॉयंट फोर्स ऊपर लग रहा है तो लिक्विड के ऊपर बॉयंट फोर्स नीचे लग रहा है या नहीं लग रहा है? आया ना, समझ में आया? तो एक्चुअली और बॉयंट फोर्स mg से इक्वल है ना, सॉलिड के ऊपर लिक्विड बॉयंट फोर्स, सॉरी बॉयंट फोर्स ऊपर लगा रहा है, सॉलिड के ऊपर लिक्विड, तो सॉलिड लिक्विड के ऊपर बॉयंट फोर्स कहाँ पे लगाएगा? नीचे, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आप देखोगे नॉर्मल फोर्स इक्वल टू बी प्लस W1 हो गया ना, और बी खुद mg से इक्वल है, वैसे हो जाएगा पक्का। यस, तो ये 7 kg दिखाएगा मुझे पक्का। सो लास्ट पॉइंट ये लिख लेना। ये नहीं लिखोगे एग्जाम्पल चल जाएगा, कुछ मतलब नहीं है। यस, और एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, पूरे बॉडी को सिस्टम मान के चलो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बॉन्ड फोर्सेस पूछते हैं, तो उसमें तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। बस इतना ही था इसमें थियरी, बाकी सब आपके अभी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल ही रहेगा, ठीक है। सो बाय द वे इसके बाद कौन सा लेक्चर है आपका? बेस्ट है, उसके बाद उसके बाद और एक 3 है। दया की अपेक्षा आप मेरे से मत रखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन हो गया ना पक्का? ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बॉयंट फोर्स नीचे एक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व दिस क्वेश्चन। मुझे तो ये फ्लोट होगा या सिंक होगा? क्या हो गया? फ्लोट होगा या सिंक होगा? फटाफट बता दो। सिंक। अपेरेंट वेट मतलब क्या? अपेरेंट वेट मतलब क्या चाहिए तो मैं इसका, यस mg। अभी देखो, जैसे कि अगर कोई बॉडी है जो बहुत हैवी है, अगर आप देखोगे बॉडी है, अगर आप वो बॉडी को उठा रहे हो, ठीक है, और बहुत इधर उधर मत देखो, ठीक है, बॉडी है अर्थ पे उठाने को आपको बहुत हैवी लग रहा है, बट आप पानी में आराम से उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि अर्थ पे उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट होता है, कौन सा? mg नीचे। जैसे तो एटमॉस्फेयर भी, एटमॉस्फेयर का बॉन्ड फोर्स भी एक्ट होता है, बट अगर आप देखोगे आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? mg इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मैं ये लिख के बता देता हूँ आपको, नहीं फिर भी वीडियो के लिए बस, चलो। ये बॉडी है, mg एक ही एक्ट हो रहा है, मुझे बताओ इसको लिफ्ट करने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg बट इन अपवर्ड डायरेक्शन। बट अगर एक बॉडी है जो पानी के अंदर है, सिंक हो रहा है पानी के चलते, तो mg नीचे और बॉयंट फोर्स ऊपर, तो मुझे बताओ आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg माइनस बॉयंट ना, आपको बॉयंट फोर्स थोड़ा सा असिस्ट कर रहा है, ठीक है, टू लिफ्ट दैट बॉडी। तो ये आपका बाय द वे अपरेंट वेट का फॉर्मूला, अगर किसको लिखना है तो लिख सकते हैं, वैसे तो कुछ ऐसा अलग चीज नहीं है ये, mg माइनस द बॉयंट फोर्स। अगर एक बॉडी फ्लोट हो रहा है तो उसके लिए कितना हो जाएगा? अपरेंट वेट 0। गुड, क्या आ गया? क्या यहाँ पे बॉडी सिंक हो रहा है या फ्लोट हो रहा है? सिंक, ऑब्वियसली डेंसिटी इज मोर देन वाटर। तो सिंकिंग का मैंने बॉयंट फोर्स का एक फॉर्मूला लिखा, देख लो क्या लिखा। एवरीवन चेक दैट फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर। 3 कंडीशन लिखे हैं मैंने सिंक और फ्लोट का। क्या आ गया आंसर मुझे बता देना, क्या है? W will be equal to mg minus the rho of the liquid divided by rho of the solid into mg। पक्का? Can I apply this formula for the sinking condition? मैंने दिया भी है आपको, पक्का? Yes, which is equal to mg, m कितना दिया है? 5 into 10, 1 माइनस इसका 1, सॉलिड का कितना है? 8। कन्वर्ट नहीं करोगे चल जाएगा ये वाले फॉर्मूला में।
7/8 मतलब 35 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 विच इज इक्वल टू कितना आया 40.75 न्यूटन में। केजी में अगर मैं लिखूं तो 4.375 केजी। पक्का? कितने लोगों का आ गया ये? सीधा सीधा एक्सलेंट, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन है, कुछ है नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन असर्शन रीजन में आया था। सिर्फ पहले क्वेश्चन पढ़ो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। A boat is floating in water tank is carrying a number of large stones. ठीक है, एक बोट है और क्लोज टैंक है। If the stones were unloaded into water, what will happen to the water level? मतलब वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा? ये एसेशन रीजन टाइप में आया था, बट मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पहले तो आंसर बताओ, गिव द रीजन इन ब्रीफ। ठीक है, तो रीजनिंग जो था, क्वेश्चन समझो। बोट है, बोट है, बोट का मास को निगलेक्ट कर दो, बोट के मास को निगलेक्ट। देखते देखो क्वेश्चन में पहले आपको पूरा क्वेश्चन में ब्रीफ कर देता हूं आपको। क्वेश्चन में अगर मैं ब्रीफ करूं तो यहाँ पे कंडीशन ऐसा है, बोट पहले फ्लोट हो रहा था ऑब्वियसली और उसमें स्टोन्स है। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन ब्रीफ कर देता, एवरीवन लुक है। बोट पहले फ्लोट हो रहा था ऑब्वियसली एंड उसके अंदर स्टोन है, तो उसका कुछ तो वाटर लेवल रहेगा। और बोट के मास को नेग्लेक्ट कर देना अभी के लिए। ठीक है, एंड अगर मैं बोट में से स्टोन्स को उठा के लेट अस इमर्स इट इन वाटर, सो वाटर लेवल क्या हो जाएगा? विल इट इंक्रीज, डिक्रीज और विल रिमेन द सेम? ये क्वेश्चन है। पक्का? हाउ मेनी ऑफ यू से विल इंक्रीज? अच्छा ठीक है, 2 मिनट से चलो, लिखो क्वेश्चन, मत लिखो, थोड़ा सोचो। How many say will increase? Okay. How many say will decrease? कोई नहीं है, ठीक है। How many say will remain the same? Okay. Anyone want to change their opinion? कोई है कुछ? Okay, excellent. सबका रॉन्ग आ गया, ठीक है, तो डिक्रीज हो जाएगा। Let me prove it. Let me prove it. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन अराइजेस क्यों, और न्यूमेरिकली समझते हैं ये चीजों को। मैं थोड़ा सा इसको आपको थेरोटिकली भी बता दूंगा। बोट है, यहाँ पे देख लो, मान लेते हैं मैं ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप बाद में कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। अब 3 कंडीशन है। ये वाटर लेवल था इनिशियली, विदाउट बोट, विदाउट स्टोन्स, कुछ भी नहीं था। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, इसको मैं रेफरेंस लेवल लेके चलता हूँ। जब यहाँ पे मैं बोट ऐड कर देता हूँ, ऑब्वियसली वाटर लेवल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मान लेते, और बोट सिंक नहीं हो रहा है, फ्लोटिंग कंडीशन के अंदर है, तो कहने से ये रेफरेंस लाइन से H1 ऊपर आया है, हाँ या ना? ठीक है, अब ये H1 का मैं वैल्यू समझ के चलते। ठीक है, और बोट ऑब्वियसली ये सिंक हो रहा है, तो सिंकिंग का कंडीशन लगेगा या फ्लोट, सॉरी बोट यहाँ पे फ्लोट हो रहा है, तो फ्लोटेशन का कंडीशन लगेगा या सिंक का कंडीशन लगेगा? फ्लोटेशन। फ्लोटेशन के अंदर आपने एक चीज लिखा है, कैन आई राइट दिस पार्ट एज, देखो क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ, सॉरी उल्टा लिख दिया, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड। पक्का हाँ या ना? ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, अब एक assumption करके चलते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली स्टोन का डेंसिटी विल बी मोर देन दैट ऑफ वाटर और लेस देन दैट ऑफ वाटर, मोर। ओके, तो अगर आप देखोगे डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, एक रफली एक पकड़ के चलते हैं, 5 पकड़ के चलते हैं, और लिक्विड का हम लोग ऑब्वियसली वाटर है तो कितना ले लेंगे? 1। वॉल्यूम ऑफ द स्टोन्स विल बी इक्वल टू, क्या लेते हैं? 10 लेते हैं, सिंपल रखते हैं। अच्छा ठीक है, देखना ध्यान से, और ये बेस एरिया 1 का मान के चलते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 का मान के चलते हैं। और बोट का खुद का वॉल्यूम हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बोट का खुद का मास हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कितना आया? 10। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड VL है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1 है, इसका डेंसिटी है, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये कितने से, अगर ये हाइट 1 है तो कितने से राइज हो जाएगा अपने रेफरेंस लेवल से? 50। पक्का समझा? यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो।
दोनों कंडीशन को पहले अलग अलग समझते फिर आपको खुद ब खुद ही आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? और बड़ा रेफरेंस लेवल से 50 से बढ़ेगा। हाँ ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, ये इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम पर कम हो गया अब तो। ठीक है, अब देखते हैं। हमने शिप का क्यों कुछ कंसीडर नहीं किया? नहीं दिया यहाँ पे, मास वगैरह नहीं दिया कुछ भी। तो हम लोग शिप का वैसे भी अगर आप देखोगे तो उसका वॉल्यूम हम लोग नेग्लेक्ट ही करते हैं जनरल सिनेरियो पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड सिनेरियो में। आप भी देखना ध्यान से, जैसे ही ये सब, अभी देखो बोट अगर मैं नहीं भी निकालूं चल जाएगा ये वाले कंडीशन में। मैं ये सब स्टोन्स उठा के पानी में डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब गिर रहे हैं अभी भी नीचे। मुझे बताओ ये केस में इज द वॉल्यूम ऑफ, मुझे बताओ सिंकिंग कंडीशन है या फ्लोटिंग कंडीशन है? सिंकिंग कंडीशन के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, कैन आई राइट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, हाँ या ना? तो वॉल्यूम लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड डिस्प्लेस कितना दिया था मैंने? 10 था ना सॉलिड का, तो लिक्विड भी कितने से डिस्प्लेस होगा? 10। मान लेते कि ये डिस्टेंस, मतलब ये वापस एरिया 1 मीटर स्क्वायर का था, तो ये कितने से ऊपर जाएगा? 10। पक्का ना? पहले 50 से ऊपर जा रहा था। नहीं, अभी मैंने बोट को हटा ही दिया, सीधा स्टोन इज अनलोडेड ना, मतलब सिर्फ, मतलब बोट का तो हम लोग वॉल्यूम नेगलेक्ट ही कर रहे हैं, बोट का हम लोग कुछ नहीं कर रहे। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, हाँ रेफरेंस लाइन के ऊपर है, एक सेकंड रुको। ये स्टोन्स को उठा के सिर्फ मैंने अनलोड किया है और कुछ नहीं किया है इसमें, तो बोट का खुद का वॉल्यूम हम लोग वैसे भी नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो स्टोन्स को उठा के मैंने अनलोड कर दिया, तो ये कंडीशन में सिंकिंग कंडीशन आ जाएगा, क्योंकि बोट को हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये केस में वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कितना आ जाएगा? 10। तो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, मैं एक बार आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ये सिनेरियो से ये सिनेरियो आ रहा है, तब लेवल ऑफ द वाटर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से नहीं पूछा है, सेकंड टू थर्ड का कंडीशन पूछा। अभी पूछो कुछ डाउट है तो। ठीक है, बोट का मास पकड़ के चलते, ठीक है, वो केस में क्या हो जाएगा? कैन आई से वो केस में भी डिक्रीज ही होने वाला है। कैसे, मैं पहले वो बता देता हूँ। यहाँ पे कैन आई राइट फर्स्ट केस के अंदर ये तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड 50 से तो डिस्प्लेस होगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ द बोट इनसाइड द लिक्विड, बराबर है ये। अगर मैं मान के चलता हूँ कि बोट का भी वॉल्यूम मैं लेता हूँ, चलो वो भी लेता हूँ मैं, तो मान के चलते कि यहाँ पे इतना वॉल्यूम अंदर था, इसका एक एडिशनल मास जो भी आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड अगर मैं वही बोट का मास यहाँ पे ले लूँ तो सेम लॉजिक, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 प्लस वॉल्यूम ऑफ द बोट इनसाइड इन सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2। सिनेरियो 1 में वॉल्यूम ज़्यादा अंदर है पानी के, या सिनेरियो 2 में? 1 में, तो ये ऑब्वियसली और भी राइज हो जाएगा। क्या वो तो यहाँ पे लिया ही ना मैंने, वो मैंने नेगलेक्ट ही नहीं किया। इनफैक्ट मैंने एक और सिनेरियो डाल दिया जहाँ पे बोट का भी वॉल्यूम था। मैं बोल रहा हूँ कि उसका भी अगर मास रहता तो मतलब प्लस mg/a का एक फैक्टर आता था प्रेशर के लिए, या mg का एक फैक्टर आता था, mg के प्रेशर की वजह से और वॉल्यूम अंदर रहता था ना। अरे भी एग्जैक्टली वो नहीं है, वो इनसाइड वाला पार्ट आ जाएगा। चलिए क्या आ गया आंसर्स फटाफट? बॉडी है, स्प्रिंग बैलेंस से अटैच है ये। बॉडी के ऊपर फोर्सेस बताओ क्या क्या रहेंगे? mg नीचे, बॉयंट फोर्स ऊपर, और ये फोर्स जो आपका नेट फोर्स है F लिख देता ऊपर। ओके, इसके नीचे एक वेइंग मशीन रख दिया। वेइंग मशीन कौन से फोर्सेस को कैलकुलेट करेगा? ये जो लिक्विड है वेइंग मशीन, नॉर्मल फोर्स ऊपर, वेट ऑफ द वाटर नीचे, और एक बॉयंट फोर्स कहाँ पे? नीचे। पक्का? तो फर्स्ट केस में आई हैव टू कैलकुलेट द बॉयंट फोर्स सेपरेटली। क्या? तो बॉयंट में आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकंड एवरीवन। फोर्स विल बी इक्वल टू mg माइनस द बॉयंट फोर्स, एंड बॉयंट फोर्स इफ आई राइट इट सेपरेटली इट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू mg। कितना आने वाला है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या दिया है? 1, और बाय 4 m इज गिवन एज 5। हाँ, 5 into 10, 50/4, which is equal to 12.5. Yes, correct. Yes. So can I write this as 50 minus 12.5, which is equal to 37.5? ये कितने लोगों का आ गया?
इजी था। आई होप सबको आगे यहाँ पे नहीं आया थर्ड बेंच, यहाँ पे थर्ड बेंच, यहाँ पे कॉर्नर नहीं है। इजी था ये, बेसिक्स आपका एनएलएम है मुझे तो। और बॉटम पे जो फोर्स दिखाएगा वो नॉर्मल फोर्स किस किस का रहेगा, वेट ऑफ द वाटर प्लस द बॉयंट फोर्स, करेक्ट। वेट ऑफ वाटर कितना है 60 प्लस 12.5 72.5 दोनों न्यूटन में। अब बॉडी का नहीं ऐड करना ना, सिर्फ बॉडी नहीं गलत कर दिया। बॉडी का कैसे एक्ट होगा, क्या बॉडी और वाटर को एक सिस्टम मान सकते हो? नहीं मान सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्प्रिंग भी है ऊपर, नेट फोर्स 0 नहीं होगा पक्का। दोनों किस किस का आ गया, सबका आ गया यहाँ पे। फर्स्ट वाला कितने लोगों का है, फर्स्ट है। सेकेंड समझ में आया, से बॉयंट फोर्स ही एक्ट होगा ना नीचे, गड़बड़ मत करना। होगा होगा, अरे होगा सब होगा। सर वापस थियरी है सर। इंडिया जीत गया। हो गया, चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, वेल आफ्टर। नहीं इजी है, मेंस का पिवाई क्यों है, चलो इजी है, इतना ही है, इजी है एकदम। कोनिकल ब्लॉक हैज 80% ऑफ द हाइट, 80% ऑफ द हाइट सबमर्ज्ड इन वाटर। फॉर्मूला अभी फ्लोटेशन का लगेगा, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और वही पूछा लिक्विड का तो डेंसिटी क्या दिया है, वाटर दिया है ना, वाटर का तो 1 आ जाएगा। इजी है ये, क्या 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 यही वाला ना फ्लोटेशन का। सीधा सीधा अभी मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूला में चाहिए तो लिख भी देता हूँ यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। चलो मैं टफ पार्ट आपको बता भी देता हूँ। नहीं नहीं, हाँ कितना, यस एक्सेलेंट, 0.512 है आंसर। ओके चलो यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। एवरीवन लुक हियर, एवरीवन लुक हियर ना। चलो इसमें से मैं आपको टफ पार्ट बता भी देता हूँ। रोएल का वैल्यू 1 है, यहाँ पे देखते हैं। एवरीवन लुक हियर, चलो लेट अस कंप्लीट दिस पार्ट क्विकली। अभी देखना यहाँ पे, इफ आई ड्रॉ दिस डायग्राम एवरीवन, सिमिलैरिटी करना पड़ेगा। कुछ ऐसे दिखाई देगा हाँ या ना, मुझे बताओ। ये पूरा हाइट h है, इसमें से 0.8 h पानी के अंदर है, ठीक है, 0.8 h पानी के अंदर है। ये पूरा रेडियस r रहेगा, तो सेम लॉजिक मुझे लगा के बताओ ये वाला कितना रहेगा, 0.8 r सिमेट्री लगेगा ना पक्का। यू कैन ड्रॉ द ट्रायंगल बट इट इज अननेसेसरी, ओके। h है r है तो ऑब्वियसली ये 0.8 h हो गया। अरे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तभी बनता था जब भी यहाँ पे, अभी देखो ठीक है पहले मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ। मुझे बताओ व्हाट इज द वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, सिर्फ इतना ही है ना वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, यस। सो पक्का, सो लेट मी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओवर हियर। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का सॉरी कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई ऊपर नीचे कैंसिल आउट ही होने वाला है, सिर्फ मैं r स्क्वायर h लिखता हूँ। क्या फ्रस्ट्रम क्यों चाहिए, अंदर वाला कौन है ना, यहाँ पे देखो एक सेकंड, 0.8 r स्क्वायर इंटू h, 0.8 h ये पानी के अंदर है, डिवाइडेड बाय पानी के बाहर कितना है, r स्क्वायर h है, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बेसिकली 0.8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 0.512। समझाओ फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा ओके, मुझे एक चीज बताओ, मुझे भी याद नहीं है, तो अगर आपको याद है तो सब्स्टिट्यूट करो। हाँ तो फिर सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे। सो एवरीवन लुक हियर, मुझे बताओ कि अभी सेम लिखना मत कुछ भी, ये आपको लिखना भी नहीं है वैसे तो आ गया डेंसिटी ऑफ सॉरी लिक्विड नहीं सॉलिड, ठीक है। पूरा आंसर किया था आपने। मुझे बताओ कि अगर ये कोन इन्वर्टेड होता, बाकी सब डेटा सेम है, 0.8 h पानी के अंदर है,
यहाँ पे 0.8h पानी के अंदर है, उसके जगह पे 0. से कि 0.2 हो जाता 0.8h, वैसे ही सब पानी के अंदर अभी भी 0.8h है, बट ये कोन उल्टा है, मतलब कुछ ऐसे है। मलाइका मार्टिनी ग्लास, हाँ तो यहाँ पे कुछ ऐसे है, 0.8h अभी भी पानी के अंदर है। 0.2 तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे फ्रस्टम का फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का वॉल्यूम नीचे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप देखोगे ऊपर का वॉल्यूम कितना बचा है, 0.2h बचा है ना, 0.2h, और रेडियस भी कितना हो जाएगा 0.2r, तो 0.008 पानी के बाहर है, तो पानी के अंदर कितना है 0.992, ठीक है। तो वहां पे अगर आप देखोगे डेंसिटी कितना आ जाएगा 0.992, पक्का समझा, ठीक है। ओके, विल वाइंड अप ओवर हियर, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू, बाय बाय।